टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़े दुरूं। ख़वातीन और हज़रात, अल्लामा इकबाल के इस खूबसूरत शेर के साथ हम आज के शो का आगाज़ करते हैं। आज 8 मार्च है, ख़वातीन का आलमी दिन है और आज मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूँगा। एक दुनिया तसव्वुर कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहाँ बराबरी है, जहाँ कोई भी मुनाफ़क़त नहीं है, जहाँ पे किसी किस्म का मजहबी रंग नस्ल का तासुब नहीं है, कोई तफरीक नहीं है। ये एक ऐसी दुनिया है जो हम तसव्वुर करते हैं और हम पाना चाहते हैं। 8 मार्च को सेलिब्रेट करने की और भी बहुत सारी वजूहात हैं। 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन है, उन ख़वातीन का जिन्होंने अपने आप को उन शोबों में मनवाया जो कि ख़ास तौर पे मर्दों के मखसूस शोबे समझे जाते थे। उन्होंने उन शोबों में अपना नाम मनवाया और आज तक उन शोबों में अपनी पूरी सलाहियत के साथ, पूरी कैपेसिटी के साथ और पूरे जुनून के साथ वो काम कर रही हैं। आज हम इन ख़वातीन को सलाम पेश करते हैं, खराज तहसीन भी पेश करते हैं और आपकी मुलाकात हम इस तरह की चंद पाकिस्तानी ख़वातीन से कराएंगे जो कि अपने शोबों में हीरोज़ हैं। ख़वातीन और हज़रात, मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है और आज इंटरनेशनल वुमेंस डे की थीम है ब्रेक द बायस, हर तासुब ख़त्म कर दो, ख़ास तौर पे सिनफ़ी तासुब। आज मैं भी एक ब्रेक द बायस कर रहा हूँ, एक तासुब ख़त्म कर रहा हूँ। एक मर्द होने की हैसियत से मैं आज अपने इस शो पे बखुशी ख़वातीन के टैलेंट को, उनकी स्किल्स को, उनके हौसले को, उनकी हिम्मत को खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ। आप सबके साथ उनकी स्ट्रगल को शेयर करूँगा और आपकी मुलाकात उन ज़बरदस्त पाकिस्तानी ख़वातीन से कराऊंगा जो अपने शोबों में हीरोज़ की तरह काम कर रही हैं, ताकि कल को पाकिस्तान की वो आने वाली नौजवान नस्ल, जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, जो आज स्कूलों में पढ़ रही हैं, इन ख़वातीन को देख के अपनी ज़िंदगी एक शानदार तर्ज पे शुरू कर सकें। ख़वातीन और हज़रात, आज 8 मार्च है, ख़वातीन का आलमी दिन है एंड वी वेलकम यू टू द मॉर्निंग स्टार। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग। बस कर दे, बस सारी आइसक्रीम आपने खा लेनी है तो एक चमचा खाया आइसक्रीम का। आप खा ही रहे हैं, ये जब से यहाँ आए हैं वहाँ से पहले तो नजर थी आइसक्रीम के ऊपर, फिर जैसे ही आए फौरन खाना शुरू कर दी। अब हम क्या यूज करेंगे फालूदे के? एक बार मैं बात कह चुका हूँ, जब भी लाइव आए करें सलाम दुआ तो करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द मॉर्निंग स्टार। और हम हैं इस वक्त अपनी किचन क्वीन के साथ और आज 8 मार्च है, ख़वातीन का आलमी दिन, जो कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। मैंने इतना अच्छा अल्लामा इकबाल साहब का शेर पढ़ा था शुरू में, तो आज तो इसका मतलब है मेरा दिन है ना बोलने का। प्लीज बोलें, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बोलें। हाँ, तो आज हम बना रहे हैं, आज कितना लकी डे है मेरे लिए कि उस पर नहीं बोल, मतलब इसको तो छोड़ दें आप, ये फालूदे में डालनी है हमें आइसक्रीम। हाँ, शक्लें बनवा ले बस इनसे कोई। हाँ, आज हम बना रहे हैं फालूदा और आपको बताएंगे बहुत क्विक कि किस तरीके से आपने, कोई मेहमान आया है घर पे या आपने खुद कोई डिज़र्ट एंजॉय करना है तो किस तरीके से आपने क्विक तरीके से फालूदा बनाना है। ठीक है, मतलब चीज़ें ना, देखा चम्मच ये वो सब गंदा कर दिया, धो के रखा है शेफ मुनीसा। हाँ। क्या बात कर रही है, अभी धोया मैंने। अच्छा, ये मेरा ही गिलास है ना। अच्छा, आप इसमें आपका बनाए, हाँ। ये वाला ग्लास में हम आपके लिए बनाएंगे बस। हाँ, अब कुछ पढ़ के फूकिएगा नहीं आप। नहीं, वो पुड़िया कहाँ गई थी जो मैं लाई थी? वो पुड़िया कहाँ रखी वो पुड़िया तुम लोगों ने? अच्छा जी, आप क्या बना रही हैं? अच्छा, हम फालूदा बना रहे हैं, हम वो बता तो चुके बनाती हैं रहती है। देखा ये, फालूदा तो बनाती रहती है आप, जब मुनीसा। आपने कहा था आप कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, सॉरी। हाँ। चुप, अब मैं चुप हूँ, डन। ठीक है, अब आप मुझसे कुछ नहीं बुलवा मतलब लें। ये हो गई, जिप लग गई है। हाँ, अब आपने हाँ, आज हमने क्या किया कि यहाँ पे ग्रीन जेली, येलो जेली और रेड जेली बना ली है, स्ट्रॉबेरी, ठीक है, और मैंगो और बनाना। ठीक है, साथ ही हमने यहाँ पे कोई भी लाल शरबत आपके पास जो अवेलेबल हो आपने वो ले लेना है। हमने यहाँ पे जो है ये वाली जो कलर्ड सेवइयाँ आती हैं वो हमने बॉईल करी, लेकिन इसके पानी में हमने चीनी शामिल कर दी थी। अब बोले, मैं तो कुछ नहीं कह रहा था। मतलब ये यूँ कर रहे थे। अच्छा, ये हमने कंडेंस मिल्क ले लिया यहाँ पे, ये एवोपरेटेड मिल्क है,
ठीक है, आप इसको घर पे स्लो हीट पे पका के भी बना सकते हैं और रेडी आपको भी मिल जाएगा, रेडी भी मिल जाएगा टिन में आपको। कड़ा हुआ ठीक है? दूध। कड़ा हुआ दूध, ठीक है। साथ में हमने पाइनएप्पल्स ले लिए, थोड़े से बादाम पिस्ते और जो है हमने किशमिश लिए और तुकमलंगा जो है हमने वो भिगो लिया था, ठीक है। तो मलंगा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तुकमलंगा को हम कहते हैं बेसल सीड्स। ओह वेरी गुड। देखिए आप मेरा इम्तिहान ना लिया इम्तिहान करें। के मैं ऐसे ही पूछ रहा था। हाँ ऐसे ही पूछ रहा था, बस मौका चाहिए इनको कि जो है ना किसी तरीके से मुझे तंग शेफ करते मुनीसा, हैं। आप कितनी बातें बनाने लगी हैं मुझे, आप हाँ। नोटिस कर रही हैं आप ये पिछली 2-3 किस्तों से। हाँ तो आज वुमेन्स डे है, मतलब खवातीन का आलमी दिन। आज तो मेरा हक है मैं कि तो मैं आपको बोलूं। सेलिब्रेट कर रहा हूँ शेफ मुनीसा, मैं तो हाँ। एक हेल्पिंग हैंड के तौर पे खड़ा हुआ होता हूँ किचन में रोज आना आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, सारी हेल्प कर रहे होते हैं। आप आइसक्रीम खा रहे हैं, कभी आप जो है वो कुछ भी ले लेके खा रहे होते हैं जो हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो ये हमने कोई भी लाल एक तो आपको फ्री में एक फूड इंस्पेक्टर मिला हुआ है जो कि बता रहा है कि टेस्ट कितना अच्छा है, बुरा है, कमी हाँ। ज्यादती। आप ये नाशुक्रापना जो है ना शेफ मुनीसा आपका, इससे मैं बहुत अच्छा मुझे तंग हूँ। पता है, हम अपने घर में भी ऐसे ही करते रहते हैं जाके ना अरे किचन घर में। पहुंच जाऊं तो कुछ करूँ ना, मैं तो घर जाते ही तक अब हूँ। मैं यहाँ से यहाँ आता हूँ, यहाँ के बाद मैं शूटिंग में चला जाता हूँ, रात को 10-11 बजे तक। क्या कहाँ हिम्मत होती है। सही बात है भाई, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ आपके घर वाले बहुत खुश नसीब है कि आप जो है देखें ये देखिए विमेंस डे का ये फायदा उठा रही है। विमेंस डे क्या, साल के 12 महीने औरतों को विमेंस का डे होता है, सही है ना। है ना, फिर ये एक मानती है दिन- ना आप ये? बिल्कुल बिल्कुल। देखें ये तो बहुत ही अच्छा हो, ये बात आपने खुद ही मान ली। वेरी क्यों? गुड। इसको मानने से मैं तो क्या कब होगा? से बनवाना चाह रहा था इस बार। क्यों, इससे क्या होगा मुझे खुशी बताइए। मैं तो कहता हूँ हम तो खवातीन को डेली सेलिब्रेट करते हैं। हाँ बिल्कुल, Of ऐसा course. ही है। एक अटूट अंग है हमारी सोसाइटी का, हमारी लाइफ्स का। अटूट? और मैंने तो आपको याद है थोड़े दिन पहले मैं तो अपना जो थॉट ऑफ द डे में भी कहा था कि वी मस्ट सेलिब्रेट द वुमेन इन आवर लाइव्स, कि हमारी जो ज़िंदगी में ख़वातीन होती हैं जिनसे हमारा एक बहुत ही गहरा ताल्लुक़ होता है, जो कि हमारी वालदाएँ हैं या हमारी बहनें हैं या हमारी वाइफ्स हैं, ये वो ख़वातीन होती हैं शेफ मुनीसा जो हु ऑलवेज बिलीव इन यू। वो सही बात। आपके ख्वाबों में हमेशा उनका बिलीफ रहता है। तो आज आप मुझे बताएं अपने घर की खवातीन के लिए क्या तोहफा लेके जाने वाले हैं? ये मैं आपको क्यों बताऊँ? क्या मतलब? ताकि आज आप- तो आपको मेरे लिए भी गिफ्ट लेके आना चाहिए मैं था। आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। क्या कुछ ना ऐसे ही पागल बना रहे होंगे, मुझे पता है। इनको कुछ मिल नहीं रहा। आहा, मतलब यार वहां से गुलाब का फूल ही उठा के दे देते, कोई और फ्लावर उठा के शेफ दे मुनीसा देते। कोई भी तोहफा आपको दे, आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए बखुशी। और ये देखिए ये एक प्लांट है, और किसी को प्लांट तोहफे में देते तो उसका मतलब होता है नहीं कि ये अच्छा हुआ, ग्रोथ हो। आपने ये मुझे खींच के नहीं मारा। अरे शेफ मुनीसा कानों को हाथ लगाएं, आप मेरी बहन हैं, आपको क्यों खींच के मारूं? किसके? कभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। अच्छा थैंक यू, ये मैं लेके जाने वाली हूँ आज, ठीक है। फिर ये नहीं बोलेगा कि साइड का फ्लावर ले आपने ऐसे उठा के देखे पीछे रख दिया, ये आपका ये मैं नहीं, तो बता मतलब रहा मैं कहाँ हूँ, रखूं? आप ये करती है मेरे साथ। आप इसको खूबसूरती से यहाँ भी रख सकती थी, यहाँ भी रख सकती थी कि ये मेरे साथ में तो रहेगा। आप मुझे बोलते अब बस मुझे- रहने दे, बस अब छोड़ दे, मैंने देखा? अच्छा ही कि आपके लिए कुछ नहीं लेकर आया। क्या बना रहे हो बताएं। अच्छा जी, हम यहाँ पे जो है वो बना रहे हैं फालूदा, जी। जो आपने मेरे दिमाग का कर दिया सर। आज मैं कुछ नहीं कह रहा। अच्छा इतना बोलने के बाद भी कह रहे हैं कि आज मैं कुछ नहीं कह रहा, मतलब ये क्या बात हो गई? अब बोले अच्छा चले सूर्य कंडेंस मिल्क कितना अच्छा लग रहा है ना। आइसक्रीम अच्छी लग रही है आपको? है। ओफ। कितनी थी, मजे की थी? हैं? अच्छा हमने अब देखिए मैं आपको जल्दी से बताता हूँ, हमने इसमें लाल शरबत डाला, उसमें तुखमलंगा ऐड किया, उसमें सवैयाँ ऐड की, बिल्कुल उसमें आइसक्रीम ऐड की, बिल्कुल। और अब इसके बाद अब हम इसमें जो है नट्स ऐड करेंगे, इवोपरेटेड मिल्क ऐड करेंगे हम इसमें। ये कोई बहुत ही मज़े का फालूदा बनने वाला है। आइसक्रीम ऐड हो गई। सूर्य ज़रूरी तो नहीं कि इसके अंदर हम सिर्फ वनीला आइसक्रीम डालें। आप कोई भी फ्लेवर की डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। ये पाइनएप्पल के चंक्स आ गए इसके अंदर, वेरी ठीक नाइस। है। आप कॉकटेल यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी सीजनल फ्रूट ऐड करना चाहिए, जैसे आई थिंक स्ट्रॉबेरी कैंड है। पाइनएप्पल थोड़ा स्वीट होता है तो वो बेहतर होता है, हाँ। बनस्बत उसके जो कि रॉ होता है वो थोड़ा सा खट्टा होता है। वो खट्टा होता है, लेकिन हम ना इसके अंदर कंडेंस मिल्क भी ऐड करेंगे जो इसको मीठा कर देगा, ठीक है ना। ये जबरदस्त। इवोपरेटेड मिल्क में हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे फालूदा। ब्रेक नहीं लूँ, आप क्या तो ब्रेक नहीं लेते? अच्छा नहीं ले लें, चलिए चले आज विमेंस डे, आज आप ब्रेक लें। चले मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और शेफ मुनीसा आज बना रही हैं फालूदा।
अच्छा, हमने स्टॉप किया था पाइनएप्पल के चंक्स पे, अब हम शामिल कर रहे हैं कंडेंस मिल्क। तो थोड़ी सी जगह बना लेते हैं यहाँ पे, हम इसको आगे देते सुनिए कितना मेरे वाले में तो थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिएगा। नहीं मुझे वो एवापोरेटेड मिल्क का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। हैं। लेकिन उसमें ना शुगर नहीं होती, वो फीका है वो? जी 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 फीका है, तो हम कंडेंस मिल्क से मीठा कर रहे हैं ना इसको, ओके इसीलिए। ओके ओके ओके। ठीक है, और ऑलरेडी इसमें आइसक्रीम भी है, तो हम 2-2 टेबल स्पून जो है वो कंडेंस मिल्क ऐड करें। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने फ्लेवर्स के हिसाब आप ये साइड पे लगा रही हैं या गिर गया है खुद से। से? वो गिर गई, आइसक्रीम गिर गई थी उस पर। अच्छा ठीक है, मैं बस कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देंगे, अल्लाह ताला ये गिरे ना बस। देखिए आपके साथ खड़े रहते हुए ना मुझे वो हो रहा होता है कि यार बस गिरना नहीं चाहिए। ठीक है, ये हमने एवापोरेटेड मिल्क ऐड कर दिया। अब दोबारा से आप चाहे तो टॉपिंग पे जो है अब हम- Condense। हाँ थोड़ी सी जेलीज ऐड करेंगे हम इसके ऊपर। अच्छा प्लीज़ ये येलो जेली मुझे मत दीजिएगा। अच्छा क्यों? नो आई लाइक ग्रीन मोर। चलो jelly। आपके उसमें बनाना ज़्यादा डाल देते हैं हम, हाँ। ठीक है। रेड डालें? नहीं रेड भी नहीं, नो नो ग्रीन ओनली। सिर्फ ग्रीन। यस क्यों? रेड से बिकॉज़ क्या आई एम अ दुश्मनी आपकी? पाकिस्तानी इसलिए मुझे ग्रीन। ओ हो बस कर दे अभी आप सारे बस डायलॉग्स ना ड्रामे वाले यहीं पे आपको चिपकाने होते हैं, है ना? ये मतलब आप सारी मैं आज कुछ नहीं बोलूंगा, ये हाँ। मैंने सोचा है। नीचे गिरा दी जेली। कोई शेफ बात मुनीसा नहीं, कोई इस बात बात नहीं, से कुछ नहीं मुझे होता। इतनी परेशानी होती है, ये जो आप कुछ नहीं रिस्क होता। जाया कर रही है। ठीक है, कुछ नहीं होता इससे, कभी कभी गिर जाता है मतलब। हाँ, ये हमने किशमिश ऐड कर दिए इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा किशमिश बड़े अच्छे लगते हैं इसके ऊपर, हाँ। ठीक है। और आ जाते हैं थोड़ा सा तुक मलंगा और ऐड करते हैं ऊपर टॉप पे। करें ऐड हाँ आप? प्लीज करें। ठीक है, आपके उसमें हमने जो है ना वो नहीं कोई और जेली नहीं डाली कलर हाँ की। इसके ऊपर आपने कंडेंस मिल्क डालना है राइट एट द एंड। डालूं अभी? हाँ नट्स। ये नट्स आ गए, पिस्ताचियो आ गए। अच्छा एक बात बताएं, ज़्यादा नट्स खाने से क्या होता है? ज्यादा नट्स खाने से क्या होती है? पहेली पूछ रही हैं आप? नहीं मतलब जनरल सी बात पूछ रही हूँ। ज्यादा नट खाने से आई डोंट नो क्या होता है। आपको ये भी नहीं पता? क्या होता है ज्यादा नट खाने नट्स खत्म हो जाते हैं। तो मतलब आपको इतना भी नहीं पता कि ज़्यादा खाएंगे तो नट्स खत्म हो जाएंगे? और क्या? आज अगर 8 मार्च नहीं होता तो फिर शेफ रिजा। अच्छा एक बात बताएं, देखिए एक औरत को समझना उतना ही मुश्किल है। अगर आपको जिस दिन ये बात समझ आ गई ना जो मैं आगे बोलने वाली हूँ, जी। तो आप एक औरत को समझ लेंगे। ठीक है। पूछे क्या? क्या? भाई एक पिज्जा होता है, उसका शेप क्या होता है? राउंड, राउंड। किस शेप के बॉक्स में आता है वो? स्क्वायर, और हम खाते किस तरीके से उसको? ट्रायंगल। जिस दिन आपको ये बात समझ आ गई उस दिन आपको एक औरत समझ आ जाएगी। हाँ ये आप खुद ही कह रही है, एक औरत होके आप ये बात कर रही है। मतलब हम लोग इतने समझे कि हमारे अंदर इतनी कोई बड़ी दुनिया होती है, हम वैरायटी है ना। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ख़वातीन में बहुत ज़्यादा एक शऊर होता है, एक विजडम होता है, और जो बात कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इस बात को मैं मानता हूँ। एंड आई फर्मली बिलीव कि ख़वातीन हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ी फोर्स है, एक असासा है, और हमें अपने मुल्क की ख़वातीन को फैसिलिटेट करना चाहिए, उनको हमेशा पजीराई देनी चाहिए और हमेशा उनको तरजीह देनी चाहिए ताकि वो आगे बढ़ती रहे और अच्छा कामयाब होती रहे। मैं एक क्वेश्चन है, सीरियस क्वेश्चन जी। है आपके पीछे, आपको क्या लगता है कि आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? मतलब होता है ना कि एक मदर का सपोर्ट है या जी। वाइफ का है या बहन हो कोई, इस तरीके से किसका हाथ? आई थिंक सबसे पहले मेरे ख्याल से जो माँ होती है, आई थिंक सबसे बड़ी उसकी सपोर्ट होती है, और आई थिंक वो सपोर्ट सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती। आई थिंक वो जो एक आपको मेरे ख्याल से एक स्पिरिट शबुरी से दिलाती है ना माएँ कि नहीं बेटा तुम कर सकते हो और तुम करोगे। आई थिंक वो कामयाबी की ज़मानत होती है, वो जो स्पिरिट होती है। और मुझे लग रहा है ये मेरी तबाही की ज़मानत ना हो ये फालूदा, बिकॉज इट लुक्स डिलिशियस है ना। अब आपने खाना भी है, देखें ज़बरदस्त। और इसके लिए अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप घर में भी बना सकते हैं इतने इजी तरीके से फालूदा। मेरा ग्लास कौन सा था इसमें? ये वाला ग्रीन वाला। पक्का पक्का इसी में मिलाई थी मैंने वो गुड़िया। खुदा के लिए। ख़वातीन और हज़रात, ये आज हमने 8 मार्च स्पेशल आपके लिए तैयार किया, जो कि है फालूदा। और शेफ मुनीसा जल्दी से इसकी रेसिपी बताइए।
अच्छा, हमने क्या किया कि सबसे पहले तुक मलंगा शामिल करा, उसके साथ हमने स्माइल के साथ, असफत देख रहे हैं मुझे, ठीक है उसके साथ हमने इसके ऊपर कोई भी लाल शरबत आप ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर दीजिए। यहाँ पे हमने जो है ये मल्टी कलर जो सवैयाँ मिल रही होती हैं इसको हमने बॉईल कर लिया, लेकिन इसके पानी में हमने थोड़ी सी चीनी शामिल करी थी ताकि ये मीठी हो जाए, ठीक है, बॉइलिंग टाइम पे। तो ये हमने बॉईल करके स्ट्रेन कर लिया, इसको ये हमने शामिल करी, जेलीज हमने जो है वो एंड में शामिल करी, तुक मलंगा हमने शामिल करा, इसके अंदर तमाम नट्स शामिल कर दिए। आइसक्रीम हमने वैनिला आइसक्रीम लिया, आप कोई भी फ्लेवर की आइसक्रीम ले सकते हैं। साथ में हमने पाइनएप्पल ऐड किया, आप स्ट्रॉबेरीज भी ऐड कर सकते हैं, कोई सीजनल फ्रूट ऑरेंज ऐड करना चाहें आप वो कर दीजिए। इसके साथ हमने इसके ऊपर एवापोरेटेड मिल्क और कंडेंस मिल्क से इसको मीठा किया और एवापोरेटेड मिल्क डाला और दोबारा से टॉप पे हमने किशमिश और इन चीज़ों से दोबारा से इसको गार्निश कर दिया। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया शेफ मुनीज़ा, हैड अ ग्रेट टाइम। आज हमारे बहुत सारे दोस्त आने वाले हैं तो हम आपको अलविदा कहेंगे, लेकिन एक चीज़ जो मैं द मॉर्निंग स्टार के तवस्सुत से TV1 के तवस्सुत से कहना चाहता हूँ, तो शेफ मुनीज़ा आप हमारे शो की हाईलाइट है, यू आर अ वेरी इंटेग्रल पार्ट, और जितना भी वक्त आपके साथ किचन क्वीन के सेगमेंट में हमारा गुजरता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। एंड आई सल्यूट टू यू, यू मेक एक्सेलेंट फूड, यू आर अ प्रोफेशनल, आप अपने घर से निकल के काम करती हैं और आप एक प्रोफेशनल हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप मेरी इस शानदार टीम का एक अटूट अंग है। वाह भाई वाह, आज का दिन बना दिया सब बातें करके, थैंक यू सो मच। और मैं फिर आपको $1 मिलियन अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ ब्रेक लेने की, लेकिन प्लीज़ इस दफ़ा ब्रेक अच्छा लीजिएगा। अच्छा जी, मिलते हैं कल आपसे इंशाल्लाह द मॉर्निंग स्टार में, और असफर आपको मिलेंगे ब्रेक के बाद अपने बहुत सारे खूबसूरत जो है गेस्ट के साथ। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching The Morning Star, and we are in conversation with these amazing, inspiring women from Pakistan. हम लोग सारा से बात करते ब्रेक पे जाने से पहले, सारा WWF, how did that happen? You're a part of WWF. So basically, through FM 91, I guess मेरी इंटरेस्ट इन्वायरमेंट में हर वक्त थी, फॉर एवर थी, एंड हमने इन्वायरमेंटल कॉजेज़ को बहुत शुरू में सपोर्ट करना शुरू किया था। इनफैक्ट हम लोग पहली मीडिया एंटिटी थे जिनने इन्वायरमेंटल एंड इको फ्रेंडली इवेंट्स, प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा को मार्केट करना शुरू किया। And we had the first environmental campaign that ran on FM 91. So we've been talking about environment for a long time. So जब WWF ने इसी वजह से मुझे अप्रोच किया कि आप एडवाइजरी बोर्ड पर आ जाएं, इसलिए कि आप तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत आप सपोर्टिव हैं और ये करती हैं। और अपने तर्ज पे कर ही रही हैं। हाँ, कर रही थी, और फिर उन्होंने मुझे बोर्ड पे इनवाइट किया कि आप बोर्ड पर ज्वाइन कर लें, बिकॉज वी नीड यंग ब्लड, एंड आई थिंक दैट वाज वन ऑफ माय बिगेस्ट अचीवमेंट्स। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी बड़े इदारे हैं वो जब एक यंग टैलेंट को या फ्रेश ब्लड को अपनी टीम में शामिल करते हैं तो एक फ्रेशनेस ओवरऑल प्रोजेक्ट में आ जाती है। लेकिन कुछ इस तरह के भी लोग होते हैं जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन दिल अंदर से एक छोटे से बच्चे की तरह होते हैं। रुमाना साहिबा बिल्कुल वैसी है मेरे लिए। कह सकते हैं कि दिखने में बहुत, मैंने कहा दिखने में बहुत दिलकश है, ये मैंने कहा दिखने में तो बहुत दिलकश है। ये मैंने आपको ऊपर मेकअप रूम में भी कहा था मैम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप की जो शख्सियत होती है, आई थिंक फर्स्ट इंप्रेशन एज दिस इज़ द लास्ट इंप्रेशन, और आई थिंक शख्सियत ही आपकी जो एक सही आई थिंक एक खिड़की होती है टुवर्ड्स योर नेचर एंड टुवर्ड्स द काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। मैम, बच्चों की किताबें लिखने का ख्याल कैसे आया? बच्चों की किताबें लिखने का ख्याल आया बहुत 30-35 साल पहले शुरुआत हुई। मैं एक स्कूल के साथ जुड़ी हुई थी, हेड कर रही थी, और वहाँ देखा गया कि उर्दू की किताबें बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, बहुत
मैं साफ साफ कह सकती हूँ कि बहुत बुरी थी। अच्छा। तो मतलब बच्चों को इल्ज़ाम तो हम दे ही नहीं सकते जब आप इतनी बोरिंग किताबें उनके सामने रखेंगे। तो ख्याल ये आया कि हम क्यों ना खुद अपनी किताबें जो रंगीन भी हों, जिसके जो पिक्टोरियल भी हो, तस्वीरें भी हों। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, यानी प्राइमरी लेवल पे तो बहुत ही ज़रूरी है। और वैसे भी हमारी ज़िंदगी में तस्वीर का तो बहुत अमल दखल है। आपके सेट पे देखिए इतनी ज़बरदस्त ख़वातीन की तस्वीरें लगी हुई हैं। तो ये हमने फिर शुरू किया खुद कहानियाँ लिखना। मेरी आर्ट की ट्रेनिंग है, लेकिन ये कि हमने कभी बुक इलस्ट्रेशंस नहीं हमें सिखाए गए थे एज सच। तो एक तरह से खुद ही कर के और उसमें बस जिद्दत पैदा करने की कोशिश उस मीडियम में कि मुख्तलिफ़ तरह के किए जाएं। और उसके साथ फिर किताबों के साथ साथ मैं टीचर्स गाइड्स भी लिख रही थी कि कहानी की किताबें बच्चों को कैसे क्लासरूम में पढ़ाई जाएं। तो और फिर ऑल ओवर पाकिस्तान बहुत से टीचर्स को, हेड्स को ट्रेन किया। तो ये सब करने के बाद नतीजा ज़ाहिर है कि मस्बत निकला उसका। जी। और मैम आपने इतने इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं, यू वन एन अवार्ड इन नेपाल ऑल्सो, जहाँ बिल्कुल आपको कभी सोच भी नहीं आ सकती कि नेपाल के अंदर, और मेरे ख्याल से अनएक्सपेक्टेड पजीराई आपको मिलती है। नहीं, देखिए वो ऐसा था कि दैट पर्टिकुलर स्टोरी हम 2 लोगों ने मिलकर लिखी थी। तो एक नेपाली राइटर हैं जो बहुत रिनाउंड हैं वहाँ पर। तो मेरी जब उनसे बातचीत हुई, क्योंकि दोनों को मिलकर लिखनी थी, तो वो इन्वायरमेंटल स्टोरी है और कई साल हुए इस बात को। तो मैंने उनसे कहा कि बुद्धि सागर उनका नाम है, कि आप शुरू करें और नेपाल के पहाड़ से शुरू करते हुए और मैं उस कहानी को फिर कराची के समंदर तक लाऊंगी। वेरी नाइस। तो बहरहाल वो नेपाल में अवार्ड मिला, फिर एक हिंदुस्तान में मिला, 2 अवार्ड्स यहाँ मिले हैं। तो अवार्ड मिले या ना मिले, देखिए आपको काम करना होता है, आप करते चले जाते हैं। मगर ज़ाती तौर पे मैम मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको इनकरेजमेंट मिलती है, अगर पजीराई मिलती है या आपकी शनाख्त होती है, आपके काम की शनाख्त होती है, और अगर एक पूरे आई थिंक वर्ल्ड वाइड हो, तो आई थिंक आप एक कौमी फरीज़ा भी पूरा कर रहे हैं इस तरह से कि पाकिस्तान में इस तरह के लोग भी मौजूद हैं। क्योंकि पिछले अगर आप 10-20 सालों में जाएं तो हमारा इमेज कुछ इतना ज़्यादा कलरफुल नहीं था, जो कि अब काफ़ी लाइटन अप हो चुका है। यू नो वी हैव सो मेनी एंटरप्राइजिंग मैन एंड वुमेन कमिंग आउट ऑफ पाकिस्तान, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मैम मुझे एक बात बताएं, ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है मैम, एक आर्टिस्ट बनने के लिए क्या दिल टूटना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि दिल टूटना ज़रूरी है। आप में एक इनहेरेंट एक चीज़ होनी चाहिए कि आपका दिल चाहे। तो वो दिल जुड़ा हुआ होता है तब भी चाह सकता है, टूटा हुआ हो जब भी चाह सकता है। लेकिन देखिए हर काम के लिए पैशन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बग़ैर कोई काम नहीं होता। तो मुझे क्योंकि लिखने का या तस्वीरें बनाने का शौक़ है, या एजुकेशन सेक्टर में जो कुछ भी काम है, तो और एक्टिविज़म का भी शौक़ है। हम विमेंस डे के हवाले से यहाँ हैं, तो मेरे ख़्याल से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये भी बड़ा ज़रूरी है। और इस साल का जो है ब्रेक द बायस, आई थिंक वी शुड ऑल बी वर्किंग टुवर्ड्स दैट, कि बहुत सारी तकालीफ़ हैं हमारी ख़वातीन को ख़ास तौर पर और दुनिया भर में है। तो ये क्या आपको लगता है कि ख़वातीन के जितने भी मसाइल हैं उसका जो मेन मरकज़ है वो मर्द हज़रात है? देखिए है ना, पेट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी, दुनिया भर में मर्द ही छाए हुए हैं। ये जो सब वॉर्स होती हैं वो भी आमतौर पे मर्दों ही की करामात हैं, औरतें नहीं चाहती। तो इसलिए कि लॉस जो है सबसे ज़्यादा ख़वातीन का होता है उसमें। वो खुद सफ़र करती हैं, उनके शौहर, बेटे, बाप जो भी है, उनके बच्चे, और तो और बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है इन चीज़ों का। ये नहीं है कि वो हफ्ते भर में या 1 महीने में जंग ख़त्म हो गई तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता।
तो इसलिए मेरा ख्याल से ख़वातीन आम तौर पे अमन पसंद हैं, लेकिन मजबूर किया गया है। ये तो आपको पता ही है, 1908 में जब वो लड़ तो नहीं रही थी, वो निकली थी वहाँ न्यूयॉर्क में कि भाई हमारे फैक्ट्री के जो औकात हैं काम करने के वो कम करें, हमारे बेहतर हालात करें, या वोट देने का हक हमारा हो, इक्वालिटी के लिए। जी इक्वालिटी के लिए, या सिर्फ इन चीज़ों के लिए निकली थी ना। तो उसके बाद फिर वो 2 साल के बाद फिर बहरहाल वो तो जो इंटरनेशनल वुमेंस डे की हिस्ट्री है, लेकिन ये सारी चीज़ें आज तक बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, लेकिन बहुत सारी नहीं बदली है। और मेरे ख्याल से गुजरते वक्त के साथ हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छाई आएगी। जिस तरह अभी हमारी दोस्त अस्मा ने कहा था कि हमें हमेशा एक उम्मीद सुबह की तवक्को रखनी चाहिए। सारा मुझे एक बात बताएं, आप 91 से जुड़ी हैं, FM 91 से। ये जो एक ट्रेंड चलता है, कोई एक ट्रेंड चलता है, यू आर अ क्रिएटिव पर्सन ऑल्सो, कभी कभी आप डिसएग्री करते हैं कि यार ये ट्रेंड बिल्कुल बेकार है, बट ये इट्स ट्रेंडिंग दीज डेज। जिस तरह एक एप्लीकेशन है टिकटॉक, विच आई पर्सनली थिंक इट्स नॉट दैट ग्रेट, ठीक है, लेकिन आजकल बहुत सारे लोग हैं जो कि टिकटॉक को इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने बिजनेसेस में, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स अ टूल। आप क्या कहेंगे इस बारे में? लेकिन you can't run away from the fact, you can't run away from trends or discard a trend because you don't like it, because ये बिज़नेस मेरी प्रेफरेंस पे नहीं चलती है। ये बिज़नेस है, मीडिया की बिज़नेस है, ये मेरे ऑडियंस की प्रेफरेंस पे चलती है। अगर वो टिकटॉक पसंद करते हैं तो फिर मुझे टिकटॉक के साथ काम करना पड़ेगा। अगर वो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा हैं तो मुझे इंस्टाग्राम काम करना पड़ेगा। अगर वो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं तो मुझे उसके साथ काम करना पड़ेगा। एंड आई हैव टू फॉलो एनी रेडियो स्टेशन, टीवी स्टेशन, सबको करना पड़ता है। बट सारा कभी अगर ऐसा हो कि यू नो द ब्रांड्स, देयर आर सर्टेन ब्रांड्स, ऑफ कोर्स हम लोग सब ब्रांड्स पे चलते हैं, वी बीन टॉट दैट द क्लाइंट इज ऑलवेज राइट, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो कभी कोई ब्रांड से कोई इज देयर एवर अ क्लैश ऑफ थॉट्स कि नहीं ये आप क्या कह रहे हैं, मैं तो नहीं मान सकती, और दे वुड वांट टू रन अ सर्टेन शो ऑन द चैनल जिसे आप डिसएग्री करती हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। कभी नहीं? और अगर ऐसा हो तो फिर हम लोग ऑब्वियसली उसको नहीं लेंगे, नहीं चलाएंगे। हर चीज हमें, लेकिन वी कांट सेल आवरसेल्व्स आउट। आई कांट डू समथिंग दैट आई फाइंड मॉरली रॉन्ग, या अगर मुझे सही नहीं लगी बात, या मुझे उसका कंटेंट सही नहीं लगा तो मैं नहीं चलाऊंगी। आई मीन थोड़े से पैसे हम लूज कर सकते हैं, इट्स ओके। सो यू हैव ड्रॉन दैट लाइन। वी हैव ड्रॉन दैट, ऑफ कोर्स, वो करना पड़ता है। अच्छा, टॉकिंग अबाउट दिस फ्रॉम द WWF पर्सपेक्टिव, आप ये जानती हैं जिस तरह मेरा ये बहुत ही दिल के करीब ये मसला रहा है हमेशा से, जिस तरह आपको पता है जो पेट शॉप्स क्रिएटेड है मुल्क में, दे आर स्मॉल पॉकेट्स ऑल्सो। आपको पता है जहाँ पे बिल्कुल जानवरों को वाकई ऐसे समझा जाता है जैसे वो एक स्टफ टॉय है और वो सांस नहीं ले रहे या महसूस नहीं कर रहे। WWF इनकी रेस्टोरेशन के लिए कुछ करने का प्लान करता है? देखिए, अभी तो WWF छोटे ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है, जैसे अगर ACF है तो वो अगर हमारे साथ काम करें तो हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, मगर हमारा वाइल्ड लाइफ और इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करने का ज़्यादा वो होता है, फोकस है। ठीक है। ऑल्सो आपको पता है कि यहाँ से इलीगल एक्सपोर्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़ अ $2 बिलियन इंडस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसको हमें उन्हीं लोगों को पकड़ने के लिए हमें हमारी सारी जो है फोर्सेस या सारी हमारी एफर्ट्स बिल्कुल, जैसे कि अगर गुब्बारा बस्टर्ड किसी ने मारा है तो ऑब्वियसली हमें पता चलता है, फिर हमें जाकर गवर्नमेंट से बात करनी पड़ती है, या हमें जाकर अपने लोगों को भेजना पड़ता है सीन पर। अगर लेपर्ड को मार दिया, हमें बेसिकली कम्युनिटीज़ के साथ काम भी करना होता है, उनको सिखाना होता है कि भाई इनको मारो ना, इनको बचा कर रखो, उससे भी आपको कुछ मिल सकता है। हमें गवर्नमेंट के साथ लॉबिंग करनी पड़ती है कि भाई आप अपने कम्युनिटीज़ का ख्याल रखें, अपने इंडेंजर्ड एनिमल्स का ख्याल रखें, और अपनी क्लाइमेट चेंज का बी अवेयर ऑफ इट, इसलिए कि जो आगे होने वाला है वो बहुत सीरियस है और बहुत नुकसानदेह होगा। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मजा आएगा। वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, वी विल बी राइट बैक। Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching The Morning Star and we are in conversation with these amazing, inspiring women. मुझे एक बात बताएं, जब आप लोगों से डील करती हैं, the kind of people that come to you, अपनी फैमिली प्लानिंग के हिसाब से, आपको सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम क्या लगता है?
देखिए सबसे ज़्यादा जो हम कम अक्रॉस करते हैं वो ये है कि जो मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस, कसम से। और इसमें बल्कि आप अभी मीडिया की बात कर रहे थे सारा से, मैं भी इसको हाईलाइट करना चाहूँगी कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। देखिए इस वक्त पाकिस्तान में आगाही तो है कि फैमिली प्लानिंग, बर्थ स्पेसिंग होनी चाहिए। ज़ाहिर है कि एक हमारे मज़हब में भी अगर देखा जाए तो काफ़ी उसको प्रमोट किया गया है थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग। जी। तो ये आगाही सब में मौजूद है, लेकिन मॉडर्न कॉन्ट्रसेप्शन के हवाले से लोगों में बहुत मिथ्स हैं और वो उसके बारे में पूरी मालूमात ठीक नहीं है। इसमें मीडिया का भी रोल है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का भी रोल है, और एक काडर जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगी वो है हमारी फील्ड हेल्थ एजुकेटर्स, जो हमारी फील्ड वर्कर्स हैं। इस वक्त जैसे अगर हम पब्लिक सेक्टर में देखते हैं तो गवर्नमेंट का लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम है जिसमें लेडी हेल्थ वर्कर्स घर घर जाके आगाही देती हैं बहुत सारे मौज़ूआत पे, और उसमें फैमिली प्लानिंग भी शामिल है। इसी तरह हमारा एक काडर है जिसमें आपकी उसी मोहल्ले की जो ख़वातीन हैं वो फील्ड वर्कर्स के तौर पे काम करती हैं और घर घर जाके लोगों को आगाही देती हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। और उसमें ये क्या घर की रिस्पांस कैसा होता है जो हमारी आवाम है, वो लोग आर दे वेरी वेलकमिंग? जी जी, बहुत अच्छा रिस्पांस होता है। और देखिए आपके एक घर की कन्वीनियंस में, आपकी सेटिंग में, आपके टर्म्स पे आपसे अगर महल्ले की एक खातून आके आपको आगाही दे रही है तो ये मेरा ख्याल है बहुत ही कंफर्टेबल सेटिंग होती है। और इसमें जो उनके हस्बैंड हैं, मदर इन लॉ हैं और जो घर वाले, वो भी उसमें इंगेज होते हैं और सबको ये आगाही दी जाती है। आपने कुछ अर्से पहले अभी जिक्र भी किया था, तो ये जो गेट कीपर्स भी हैं जो कि हेल्थ एक्सेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, इन सब से भी एक कॉन्वर्सेशन होती है और ये बहुत इफ़ेक्टिव टूल है अपना मैसेज कम्युनिकेट करने का। लेकिन अस्मा, एक ज़ाती तौर पे एज एज अ फीमेल, एज अ पाकिस्तानी फीमेल, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो हमारी आवाम है इनके अंदर कुछ भी फीड करो इस सुबह सब भूल जाते हैं? क्योंकि ये एक मेरे ख्याल से एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं कि आप अगर एक दिन पहले या 2 दिन पहले कुछ भी समझाएं बड़ी अच्छी तरह से, वो समझ तो जाते, फिर अगले 2-4 दिन बाद दे फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, वो भूल जाते हैं, उनको फिर नए सिरे से समझाना पड़ता है। आई थिंक जज्बात बहुत टेक ओवर कर जाते हैं। जी, आई थिंक कि इसमें आपकी जो मैसेज और जो कम्युनिकेशन है आप उसको कैसे डिज़ाइन करते हैं कि वो इम्पैक्टफुल हो। देखिए मैं इसमें टीवी के किरदार को भी बहुत हाईलाइट करना चाहूँगी और अप्रिशिएट करूँगी कि अभी रिसेंटली बड़ी अच्छी प्रोग्रामिंग इन सोशल इश्यूज़ पे हुई है, जिसको हम एडुटेनमेंट कहते हैं, कि आप एंटरटेनमेंट के थ्रू एक सोशल मैसेजिंग भी कम्युनिकेट करें। तो आई थिंक कि हमारी कौम मीडिया और टेलीविज़न को बहुत शौक़ से देखती है, रेडियो चैनल्स को भी, और इनका बहुत बड़ा रोल है कि हम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन और मालूमात लोगों तक पहुंचा सकें। आई थिंक टेलीविज़न ने अब पिछले आई थिंक 5-7 सालों से बहुत ही ज़्यादा एक कॉन्शियस एफर्ट किया है अच्छे ड्रामे बनाने का, और टीवी वन हमेशा आगे रहा है कि आप तक वो वाली इंफॉर्मेटिव ड्रामा पहुंचाया जाए जिससे आपकी एक आगाही भी हो, आपका दिमाग खुले और आपकी जो सोच है उसमें एक वाज़े चेंज आए। सारा यू नो द बोर्ड ऑफ एयरवेव्स मीडिया ऑल्सो और सिटीजन आर्काइव्स ऑल्सो। आप मुझे एक बात ही बताएं, आपको कैसे, आप ड्रामों से कोई इख्तिलाफ है आपको? जिस तरह के ड्रामे आजकल बन रहे हैं, मुझे तो लगता है कि चंद एक इख्तिलाफ है। जी बिल्कुल। आई मीन देखिए, आपको दोनों साइड्स दिखानी चाहिए। बिल्कुल, आपको एक एम्पावर्ड वुमन दिखाना चाहिए और फिर आपको यस विक्टिम भी दिखाना चाहिए। मगर यहाँ होता है कि विक्टिम को ऐसे दिखाते हैं जैसे कि ये, हाँ, इसकी ज़िंदगी अब बेहतर हो जाएगी इसलिए कि इसको ये मार खा रही है, और जो मैन होता है, जो अग्रेसर होता है, उसको वो ग्लोरीफाई करते हैं। एंड आई थिंक दैट्स वेरी रॉन्ग। आई थिंक आप लोगों, जब तक हम ये ना दिखाएं कि औरत भी एम्पावर्ड हो सकती है, कि औरत काम जाती हुई, काम करती हुई औरत ख़राब नहीं है या वो गलत काम नहीं कर रही है हील्स पहन के या जीन्स पहन के, जब तक हमारा इस मुल्क का आई थिंक माइंडसेट सही नहीं होगा। मुझे पता है हम लोग क्यों फंस गए जीन्स में और इन चीज़ों में। देखिए आई थिंक लोगों को समझ नहीं है ना, ये वेस्टर्न के साथ, ये वेस्ट के साथ क्या आपको लगता है कि करते हैं। खौफ है, एक इंटिमिडेशन है कि ख़वातीन कहीं ज़्यादा कामयाब ना हो जाए? आई थिंक वो है डेफिनेटली, ज़रूर है, बिल्कुल है। वो तो आप काम पर भी देखते हैं, अपनी जॉब्स, अपने बिजनेस में भी देखते हैं। देखिए, इट्स वेरी नेचुरल फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू गेट इनसिक्योर। मेन विल गेट इनसिक्योर, वुमेन विल गेट इनसिक्योर ऑफ अदर वुमेन, ये तो हर जगह होता है। मगर जब तक वुमेन डोंट बैंड टुगेदर एंड डोंट सपोर्ट ईच अदर एंड मेन डोंट रियलाइज़ कि अगर हम अपनी औरतों को एजुकेट करेंगे और अपलिफ्ट करेंगे, हमारी सोसाइटी बेहतर होगी, आगे बढ़ेगी, प्रोग्रेस करेगी, जब तक हम लोग उसी मुसीबत में फंसे रहेंगे। बिल्कुल यू नो, हमने बहुत सारे सिटीजन्स आर्काइव के साथ भी हमने कम्युनिटी आउटरीच की है, जिसमें हमने ये देखा है कि मेंटालिटी बच्चों की, 9-9 साल बच्चों की कैसी है,
उनके घरों में क्या हो रहा है उससे पता चलता है कि जिस घर में बच्ची को एजुकेट किया है और उसको थोड़ी सी वो चॉइस दी है कि आगे तुम जाकर पढ़ो, उस घर का माहौल बहुत अच्छा होता है। जिस घर में बच्चों को या बच्चियों को पीछे रखा है और लड़कों को आगे किया है, उस घर का माहौल बहुत अलग होता है। एंड ऑफ कोर्स आपको ये भी पता है कि कुछ सोसाइटी में हैं थोड़े से कंस्ट्रेंट्स, औरतों के लिए इतना आसान नहीं है। कुछ घरों में लोगों औरतों को पीछे रखते हैं फॉर सेफ्टी सेक। तो फॉर दैट रीज़न men have to make it a safe environment for women to be able to go out on the street, for women to be able to walk on the street, to ride a bicycle, to go to work, to feel safe. And that's, I think, a man's responsibility as well as a woman's. और मुझे ऐसा लगता है सारा कि अगर आप अपनी बच्चियों को पढ़ने से रोकेंगे या उनको चॉइसेस ज़िंदगी में नहीं देंगे और उनकी यंग एज में शादी करके उनको अपने घर से बस निकाल देंगे, तो वो जो चंद एक महरूमियाँ हैं वो उनके अंदर रह जाती हैं। और जब वो एक सास की पोजीशन पे आती हैं या वो ज़िंदगी में कहीं आगे बढ़ जाती हैं, तो वो महरूमियाँ बहुत बड़े मॉन्स्टर्स बन जाते हैं। और फिर वो किसी ना किसी तरह वो एक अपने अंदर जो एक महरूमी रह जाती है उसका बदला ले रही होती है। उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वो क्या करती है। इट इज़ एक्चुअली अ मेंटल इलनेस जिनका उनको खुद मालूम नहीं होता। Not a mental illness, just an uneducated approach. And you can't blame them for it. No, we don't blame them. हाँ, I think कोई exactly. environment है जिसको blame किया जाता है, जिस तरह उनको बड़ा किया जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है देखिए कोई भी हम इंडिविजुअल जनरलाइज बिल्कुल नहीं कर सकते। हर घर में अलग अलग सोल्यूशन है, अलग इशू है, अलग कॉज है, अलग इफेक्ट है। बट सारा आई थिंक इट्स टाइम कि हमें पेरेंटिंग को बहुत सीरियस लेना चाहिए। आई थिंक कोई भी बच्चा जिसको हम अब बड़ा कर रहे हैं, जितने भी बच्चे जो कि आगे चल के हमारे मुल्क का मुस्तकबिल बनेंगे, द फेस ऑफ द कंट्री, हमें ग्रास रूट लेवल पे ही उनको एक मॉडर्न, एक एजुकेटेड, एक टॉलरेंट इंडिविजुअल बनाना चाहिए, ताकि उनके पहले हम अंदर अपने स्कूल सही करें, पहले हम अपनी एजुकेशन सिस्टम सही करें, पहले हम गवर्नमेंट से डिमांड करें कि आप लोग ये तो सही करें ताकि हर बच्चे को, कोशिश तो है मगर हर बच्चे को अच्छी एजुकेशन तो मिले। बिल्कुल। अगर आप यहाँ से घर घर में देखें, अगर आई कम फ्रॉम अ प्रिविलेज होम ऑफ प्रिविलेज, मेरे पास तो एबिलिटी है कि मैं अपने बच्चों को सबसे बेहतरीन स्कूल पर भेजूं, दूसरे बंदे के पास नहीं है। और महंगाई में फिर लोग सोचते हैं कि चलो अब स्कूल, लड़की को स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग एटलीस्ट खा तो लें खाना। तो आई थिंक देयर इज़ अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन। कुछ लोग मजबूरी की वजह से करते हैं, कुछ लोग आदत से मजबूर। हाँ बिल्कुल, एक मजबूरी आदत से मजबूरी भी होती है। मुझे बात बताएं रुमाना साहब, क्या आपको ऐसा लगता है कि हम एज ए नेशन, जिस तरह अभी सारा से मैं बात कर रहा था कि अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को एक तरीके से बड़ा करते हैं, और आप ये बात बड़ी क्लोजली, आप मेरे ख्याल से कि यू इंटरेक्ट विद चिल्ड्रन ऑल्सो, आपको ऐसा लगता है जो मैंने अभी बात की थी कि जो महरूमियाँ जो अंदर रह जाती हैं ये आगे जाके कहीं ना कहीं निकलती हैं? बिल्कुल, मेरे ख्याल से सारा ने जो सारी बातें अभी कही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। और ये मैं अभी अस्मा की बात का सोच रही थी। इन्होंने जैसे कहा कि जो कुछ काम ये कर रही हैं, लेकिन देखिए ना, फिर भी हमारे मुल्क की आबादी, मतलब मैं वही कह रहा था ना, भूल जाते हैं सुबह, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज बिकॉज़ इन द वर्ल्ड। हम सुबह सब भूल जाते हैं। इट्स कॉल्ड गोल्डफिश मेमोरी, यू एक्चुअली ये मतलब लग नहीं रहा कि कोई भी उस पे कुछ भी काम हो रहा है। इनका काम हो रहा है, मुझे मालूम है, बरसों से कर रहे हैं ये लोग, लेकिन फिर भी आबादी तो बढ़े चली जा रही है। तो मेरा ख्याल एक बात यही है कि लाइक सारा से टू बैंड टुगेदर, तो चाहे वो मीडिया है, NGOs का काम है, गवर्नमेंट, क्योंकि जितना काम गवर्नमेंट कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। द स्टेट हैज़ टू बी द लीडर इन दिस, कि वो join hands with these बिल्कुल organizations, वो of करें। course। तो पॉपुलेशन पे तो हम बात ही नहीं करते ना। और हमारे सारे जो मसाइल हैं और जिसकी सारा ने बात की, तो वो डिस्पैरिटी की बात कर रहे हैं ना, कि एक जो प्रिविलेज क्लास है या सोसाइटी है या फैमिलीज़ हैं, और एक जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं। और मुझे ये लगता है कि जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनके यहाँ ज़्यादा बच्चे इसलिए भी पैदा होते हैं, हो सकता है कि या तो वही एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है उनके लिए कि एक और बच्चा, एक साल में एक और दो, यानी 10 बच्चे आम बात है। 8 बच्चे, 10 बच्चे, तो मतलब आप जो कह रहे हैं 4 बच्चे, तो वो तो आप ज़रा देखिए जाके बस्तियों में, तो हर तरफ से बच्चे निकल रहे होते हैं। अस्मा, आपको ऐसा लगता है कि क्लास सिस्टम जो है
क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो डिफरेंट क्लासेस में बटी हुई है। एक एलीट क्लास है, एक मिडिल क्लास है, एक लो मिडिल क्लास है। आपको लगता है कि ये पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसकी ये वजह भी हो सकती है? देखिए, बिल्कुल जैसे अभी रुमाना कह रही थी, हमारी एक यंग पॉपुलेशन है, यूथ बल्ज है। तकरीबन 60% हमारी पॉपुलेशन अंडर 30 है। तो इस पॉपुलेशन को आप एजुकेशन, स्किल्स, एंटरटेनमेंट, ये तो इनका हक है जो हम इनको नहीं दे पा रहे। क्लास सिस्टम का मेरा ख्याल है कि जो आप सोशो इकोनॉमिक जो डिफरेंसेस हैं, उसमें अगेन मैं उसी बात पे जाऊंगी कि जो हमारी रिसर्च है फील्ड में, वो ये हमें बताती है कि ये जो देही या स्लम्स एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी जब हम लोगों से पूछते हैं तो उनका डिज़ायर्ड फैमिली साइज़ जिसको हम कहते हैं, वो 3 से 4 बच्चे हैं। लेकिन डिज़ायर्ड फैमिली साइज़ 3 से 4 बच्चे होने के बावजूद अगर 7-8 बच्चे हो रहे हैं तो देयर इज़ एन अनमेट नीड। और वो अनमेट नीड इसी वजह से है कि उनको सही मालूमात नहीं है, कॉन्ट्रसेप्शन का फेलियर बहुत हाई है। इसके अलावा क्वालिफाइड प्रोवाइडर्स नहीं हैं जो उनको प्रॉपर काउंसलिंग के साथ, पूरी इंफॉर्मेशन के साथ मेथड्स प्रिस्क्राइब कर सके। और डिसकंटिन्यूएशन भी बहुत हाई है कि अगर उन्होंने कोई वक्फे का तरीक़ा इस्तेमाल किया तो उसको कुछ महीने बाद छोड़ दिया, और उसकी भी वजह उसी पे आ जाती है कि उनकी प्रॉपर काउंसलिंग नहीं हुई, उनको सारी मालूमात नहीं दी गई, और इस वजह से उनकी ये अनइंटेंडेड उनके प्रेगनेंसीज रिपीटेडली होती हैं, जो कि एक बहुत ही एक अलमिया है। मतलब मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि पाकिस्तान में अगर इस वक्त आप समझिए कि एनुअली अगर 1 करोड़ प्रेगनेंसीज हो रही हैं तो उसमें से 50% प्रेगनेंसीज आर अनइंटेंडेड, यानी कि वो लोग नहीं चाहते थे बच्चा और प्रेगनेंसी हो गई। तो ये इस गैप को हमें फिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो लो हैंगिंग फ्रूट है कि लोग चाह रहे हैं कि वो प्लानिंग करें लेकिन उनके पास एक्सेस और मैम ये हर क्लास में हो रहा है, किसी भी क्लास के लोगों से। वो जाहिर है कि जहाँ पे रिसोर्सेज का फुकदान है वहाँ पे वही चीज़ लाइबिलिटी बन जाती है, जबकि अगर आप अपने यंगर जनरेशन को अच्छी एजुकेशन, स्किल्स देते हैं तो वो आपके लिए एसेट हो जाता है। तो ये रिसोर्सेज का है। अच्छा सारा, आप सिटीजन्स आर्काइव ऑफ पाकिस्तान, यू आर पार्ट ऑफ इट, आप मुझे एक बात बताएं उसके अंदर आपकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है? सर आई एम फाउंडिंग बोर्ड मेंबर। ठीक है। जब शर्मीन उबैद चिनॉय ने कॉल दी थी कि उनको एक जनरेशनल, उनको एक एंटिटी क्रिएट करनी है, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करनी है, वी हैड नो आइडिया कि इतनी बड़ी चीज़ बन जाएगी। हम लोगों का तो आइडिया था कि देखें पार्टीशन जनरेशन जो है, जो हमारे नाना दादा उनकी जनरेशन है, दे आर गोइंग, तो उनके जाने से पहले हम उनकी सारी कहानियाँ पकड़ लें पार्टीशन के बारे में। इंडिया से पाकिस्तान जब आए थे तो उनको पाकिस्तान कैसा मिला, उनको इंडिया कैसा था, उनका ट्रैवल कैसा था, उनकी एक्सपीरियंसेस क्या थे, टू लर्न मोर अबाउट आवर हिस्ट्री एंड आवर कल्चर। तो उससे शुरू हुआ, एंड अब हम लोग माशाल्लाह से कम्युनिटी आउटरीच करते हैं, हम लोग स्कूल्स में एजुकेशन करते हैं, हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं, हम लोग इवेंट्स करते हैं, एंड हमने एक बर्थ ऑफ पाकिस्तान किया है विच इज़ हिस्टोरिकल म्यूज़ियम काइंड ऑफ इंस्टॉलेशन। वी हैव डन शनाख्त फेस्टिवल, हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं, और ओरल अभी तक हम लोग ओरल हिस्ट्री रिकॉर्ड कर स्टोर करते हैं, आर्काइव करते हैं। और आपकी जो कम्युनिटी इज इट ओनली फॉर वुमेन? Oh no. Anybody can join. Anybody can I'm join. joining Anybody them. can enjoy. I am coming to CAP. Please do. Yes, I'm going to be the new face of CAP. Please. We'd love that. Thank you so much, Sara. Thank you so Thank you much. so much, Asma. Thank you so much, Rumana Sahiba. What a pleasure having all three of you on the show. बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी यही ख्वाहिश रहती है कि हम आपको इस तरह की अमेजिंग ख़वातीन से मिलाते रहें। ये वो ख़वातीन हैं जो अपनी फील्ड के हीरोज़ हैं, रोज़ सुबह उठ के काम पे जाते हैं और अपना एक मिशन कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन लेडीज़। और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 8 मार्च, वुमेंस डे है, आलमी वुमेंस डे है, आज ख़वातीन का आलमी दिन है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और अब मैं आपको एक बहुत ही पते की बात बताना चाहता हूँ, जिसमें माहौलियाती तब्दीली और दीगर अहम इशूज़ को मैसेजेस के ज़रिए पेश किया गया है। पहली बार किसी ड्रामा सीरियल की हीरोइन एक इन्वायरमेंटलिस्ट का किरदार अदा कर रही है। क्या आप सब लोग जानते हैं कि ये ज़मीन मौत के कितने करीब हो चुकी है? अब देखिए ना, पिछली सदी से अब तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पे इंसान ने क्या किया है।
सिर्फ ज़मीन का गला घोटा है और कुछ भी नहीं, और आने वाले नस्लों की ज़िंदगी बर्बाद करती है। देखिए, तरक्की का रैशनल तो सभी दे सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस की बैलेंस शीट भी आप लोगों के पास होगी, लेकिन क्लाइमेट चेंज और उसके असरात, देखिए पूरी दुनिया में नई सोच आ गई है कि इन असरात से कैसे बचा जाए। जब खुशहाली होगी और गन्ने के खेतों को पानी नहीं मिल सकेगा और इंसान दरियाओं पे भी डिपेंड नहीं कर सकेगा, तो गन्ने की काश्त नहीं हो पाएगी। और फिर क्या होगा? जब मशीनों में सूखा गन्ना डालेंगे तो रस के बजाय उसमें से खाक उड़ेगी। इसलिए हमें फ्लड इरिगेशन के बरक्स ज़राअत के जदीद तरीके अपनाने होंगे, जिससे हम पानी की बचत कर सकें, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर और क्लाइमेट चेंज एक दूसरे से अलग नहीं है। जब पानी नहीं होगा तो काश्त नहीं हो सकेगी, जमीन सोना नहीं उगल सकेगी। तो आपके ख्याल में इसका क्या हल है? फाइनली अ गुड क्वेश्चन। इसका हल ये है कि हम पानी के कारआमद इस्तेमाल और उसको स्टोर करने की प्लानिंग हमें आज नहीं, अभी से करनी होगी। वरना आने वाला वक्त हमें माफ़ नहीं करेगा। इन मसाइल में पानी की किल्लत, बंजर होती ज़मीन, नहायत कम होती पैदावार, कोयले से चलने वाले पावर प्रोजेक्ट्स के सबब जहरीली फ़ज़ाई आलूदगी शामिल है, जिनकी बेमिसाल दस्तकारी को कौड़ियों के मोर बेचा जाता है और जो सहरा में पानी की तलाश में सरों पे मटके उठाए मीलों नंगे पांव भटकती फिरती है। जैसे कि इंसान बदल रहा है, रिश्ते बदल रहे हैं, इसी तरह से ज़िंदगी की डायनामिक्स भी चेंज हो रहे हैं। मगर कुछ सुनहरी उसूल और कुछ तरीक़ेकार हैं जो हमेशा कायम रहेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी हकीकत है, जिसके असरात हमारी ज़मीन, हमारे पानी, बर्फ़ानी इलाकों, हमारी काश्त और हर इंसान पर पड़ रहे हैं। जहाँ हमारे लिए जदीद तरीक़ेकार और टेक्निक्स ज़रूरी हैं, वहीं बहुत से ऐसे कदीम तरीक़ेकार हैं जो आज भी हमारे लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक हकीकत है जिसकी वजह से हमारा मुल्क बुरी तरह मुतासिर हो रहा है, ये सब हम जानते हैं। इसकी मिसाल यहाँ आने वाले सैलाब, ग्लेशियर पिघलने से बनने वाली अताबाद जैसी झीलें, खुशसाली और फसलों में पैदावार की कमी है। मैंने इन सॉल्यूशंस में जदीद और कदीम कामयाब सिस्टम्स और टेक्निक्स के हवाले दिए हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक में प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। वेलकम बैक खवातीन और हजरात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और आज हम खवातीन का आलमी दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे शो पे। और हमारे शो का इस साल का थीम है ब्रेक द बायस। और अब जो मेरे दो दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं, दे आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द थीम ब्रेक द बायस। इन्होंने अपनी जो फील्ड में दे हैव एक्चुअली ब्रोकन द बायस। इन्होंने वो चीज़ कर दिखाई जो इनकी फील्ड में, इनके जेंडर में पहले कोई नहीं कर दिखाया था। मेरे साथ मौजूद है एक ट्रांसजेंडर लॉयर है निशा राव। अस्सलाम वालेकुम निशा, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, यू Thank you. मेड टाइम और आप हमारे शो पे आई हैं आज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और निशा के साथ हमारी एक बहुत पुरानी दोस्त मौजूद है जो कि एक बड़ी ख़तरनाक सी लगती हैं लेकिन है नहीं, हमारे साथ है रज़िया बानो। रज़िया अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। रज़िया के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान फर्स्ट वुमेन नेशनल चैम्पियन इन जनवरी 2018 हेल्ड एट लाहौर एंड वन गोल्ड मेडल। किस चीज़ में वो एंड में बताऊंगा। वन गोल्ड मेडल इन इंटर प्रोविजनल गेम्स इन मार्च 2018 हेल्ड इन पेशावर। Got selected for Pakistan team in 2018 and represented Pakistan in 18th Asian Games held in Jakarta, Indonesia. November 2019 she participated in National Games, won gold medal. और उसके साथ दिसंबर 2019 में she participated in SAF Games to represent Pakistan and won bronze medal for Pakistan. किस चीज़ में बताइए? साउथ एशियन गेम्स में। नहीं, बट व्हाट इज स्पोर्ट? boxing. In boxing. Can you imagine ये नाजुक सी लड़की is a boxer and the first female boxer. My goodness. Yeah. Razia and Nisha, thank you so much for coming to the show and you have actually
broken the bias, Thank you so जो कि बहुत ही बड़ी बात है। निशा से हम स्टार्ट करेंगे। निशा, आप ट्रांसजेंडर्स के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, यू नो, फॉर द ट्रांसजेंडर सोसाइटी। आपका एक लेज़र क्लिनिक है, आपका एक बुटीक है, उसके साथ आप एमफिल भी कर रही हैं, एंड देन यू आर अ लॉयर ऑल्सो द हाई कोर्ट। माई गुडनेस, यू आर एक्चुअली अ हीरो इन योर कम्युनिटी। आप मुझे बताइए कैसे सफ़र स्टार्ट हुआ? देखिए कि ट्रांसजेंडर्स के लिए कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा बैरियर्स हैं। ख्वाजा को नाच गाना और भीख मांगने तक की महदूद कर दिया जाता है। जब मैं लाहौर से मूव करके कराची आई थी तो मैंने भी 10 साल कराची के रोडों पर, सिग्नल्स पर बैगिंग की। जब मैं बैगिंग करती थी तो मैं ये सोचती थी कि मुझे कुछ बेहतर करना चाहिए खुद के लिए, कम्युनिटी के लिए, ताकि मैं कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकूं। तो मैंने बैगिंग के साथ साथ अपनी एजुकेशन स्टार्ट की। जब मैं घर से आई थी तो मैट्रिक की स्टूडेंट थी। उसके बैगिंग बाद के साथ साथ एजुकेशन? जी, मैं सुबह में 3 तलवार सिग्नल्स पे भीख मांगती थी और उसके बाद शाम में मैं पढ़ने जाती थी। तो इस तरह करके मैंने इंटर, बीए, आईआर में मास्टर किया मैंने कराची यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज से मैंने लॉ की डिग्री ली। 2018 में मैं प्रॉपर वकील बन गई। उस टाइम तक मैं भीख मांगती थी। जब मैं वकालत की मुझे लाइसेंस हुआ, उसके बाद मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की तो अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी। जो सिटी कोर्ट के लॉयर्स हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ। दैट्स एक्सेलेंट, दैट्स एन एक्सेलेंट स्टोरी। माय गुडनेस, आप भी बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ी इंस्पिरेशन। सोचिए, भीख मांग के जो पैसा जमा किया इन्होंने, उससे तालीम हासिल की, और ये प्रोसेस रुका नहीं, ये चलता रहा जब तक ये इस मकाम पे नहीं पहुंच गई। मुझे एक बात बताइए निशा, सबसे ज़्यादा मुश्किल, आई थिंक इससे ज़्यादा मुश्किल और क्या होगा कि, क्योंकि देखिए जब आप भीख मांग रहे हैं सड़क पे खड़े हुए, आपको पता नहीं कि आप शाम तक कितने कमाएंगे, और आपको उसके अंदर से रहना भी है, किराया भी देना है, आपको अपनी तालीम के भी अखराजात उठाने। हाउ डिफ़िकल्ट इट वाज, कितना मुश्किल था आपके लिए? देखिए कि सोसाइटी में बहुत अच्छे लोग भी होते हैं। अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी हर वक्त वो आपको मसलन अप्रिशिएट करते हैं, आपकी चीज़ों का ख्याल करते हैं, तो आप इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। ख्वाजा कम्युनिटी को ट्रांस टैबू लिया जाता है पाकिस्तान के अंदर। समझते हैं कि ये लोग बहरूपिये हैं, भीख ही मांगते हैं, लेकिन सोसाइटी को ये नहीं पता कि इनके पीछे क्या कुछ परेशानियां होती हैं। तो मैंने वो सारी दीवारें गिराई, इसलिए गिराई कि मैं अपनी कम्युनिटी की लीडर बन सकूं, उनके लिए अच्छा परफॉर्म कर सकूं। जब मैं वकील बनी तो मुझे ये फील हुआ कि मुझे अपनी कम्युनिटी के लिए एक NGO बनाना चाहिए, मुझे इनके लिए एम्पावरमेंट की तरफ आना चाहिए ताकि मैं इनको एजुकेशन दे सकूं, इनको स्किल्स दे सकूं और मैं इनके लिए काम कर सकूं। और मैं आई थिंक आज पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल्स हैं। आप हैं, हमारे पास सारा गिल आई थी, वो एक डॉक्टर हैं आज, जो कि बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल है। एक मॉडलिंग भी करती है, कामी सेन उनका नाम है। आई थिंक इट्स ग्रेट। आई थिंक थिंग्स आर फाइनली चेंजिंग इन पाकिस्तान एंड वी हैव अ फीमेल बॉक्सर। मैं थोड़ा सा दूर होकर बैठ जाऊँ, मुझे डर लग रहा है। रज़िया, बॉक्सिंग का ख्याल कैसे आया? बॉक्सिंग का ख्याल 2016 में आफ्टर वाचिंग न्यूज़ अबाउट मोहम्मद अली किलेज़ दैट मैं स्पोर्ट्स को तो बचपन से ही फॉलो करती थी, मुझे बहुत पसंद था स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स का पार्ट मैं हमेशा से बनना चाहती थी। छोटी थी तो भाइयों के साथ और वालिद साहब के साथ क्रिकेट खेला करती थी। बट हमारी जिस फैमिली बैकग्राउंड से मेरा ताल्लुक़ है उसमें स्पोर्ट्स वगैरह या इवन लड़कियों की पढ़ाई को भी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। जैसे इंटरमीडिएट डन, गेट मैरिड ऐसा वाला सीन है हमारी। बट हाउ डिड यू ब्रेक द बायस? द थिंग इज़ 2011 में मेरे फादर की डेथ हो गई। इसके बाद तीसरा दिन था वालिद की डेथ को, एंड माई मदर से टू माई ब्रदर कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकूँगी, तुम्हारा जिस तरह वालिद साहब ख्याल रखा करते थे। वो सबसे छोटा था, लाडला था, तो वो अल्फाज बहुत ज़्यादा सख्त रहे मेरे लिए। मतलब मुझे तो नहीं कहा, लेकिन जब मैंने सुना जस्ट मैंने उस वक्त से तहैया कर लिया कि मुझे कोई चीज़ अपनी अम्मी कोई चीज़ मांगनी नहीं है, किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं करना है। जैसे ऐसा नहीं है कि वालिद साहब के होते हुए हमें किसी चीज़ की तकलीफ़ थी, इस तरह ज़िंदगी गुजारी थी। मैं सिर्फ इंडिकेशन क्या करती थी, आई वॉन्ट दिस, और वो मुझे चीज़ मिल जाती थी। फिर इसके बाद उनके इंतकाल के बाद सब कुछ, उनका बिज़नेस ख़त्म हो गया पूरा, और हमारे घर में आग लग गई, मेरी अम्मी जल गई थी। इसके बाद ऐसा वक्त भी था कि मुझे पढ़ना था आगे, और मेरी अम्मी ने मुझसे पूछा था कि फ़ीस कहाँ से देंगे रज़िया हम। तो मैंने अपनी अम्मी से कहा था अल्लाह कोई ना कोई रास्ता बना देगा। तो जब आपका यकीन हो ना रब की ज़ात पे, तो अल्लाह ताला रास्ते चलता है। मैं 100% इस बात को मानता हूं। बिल्कुल। तो फिर मैं एडमिशन की बात करने गई वालदा के साथ, और घर पे वापस आई। सो a lady came and knocked at the door and she asked
कि मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओगी रज़िया घर आके, तो घर आके थोड़ा पैसे ज़्यादा मिलते हैं तो फिर मैं घर जाके ट्यूशन पढ़ाया करती थी। लेकिन एक हफ़्ते के बाद आग लग गई थी जब घर में, तो फिर जो है जो फ़ीस आती थी ना ट्यूशन की, वो मैं अपनी अम्मी के इलाज में, और घर के ज़ाहिर सी बात है दुकान बिल्कुल बंद हो चुकी थी मेरे वालिद की, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, कुछ इनकम सोर्स नहीं था, तो घर को भी सपोर्ट करना है, अम्मी का ट्रीटमेंट भी देखना है। मैं जब सुबह उठती थी ना, तो हमारे घर में आग लग गई थी ना, तो खाना भी नहीं पका सकते थे, सारी पाइपलाइंस भी हो गई, सब चीज़ें किसी और के घर पे लेके जाना, पकाना, भाइयों के लिए खाना करना, अम्मी के लिए अलग से खाना बनाना, एवरीथिंग लाइक सुबह मैं उठती थी एंड रात को मैं अपनी पढ़ाई भी करना साथ। मैंने इस तरह नहीं किया कि घर की ज़रूरत है तो पढ़ाई छोड़ दो या अपने आप को गिव अप कर दो, नो, मैंने सब कुछ किया। एंड उस वक्त है ना टाइम का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया था, मुझे समझ नहीं आता था, मैं उठती थी और बस काम काम काम, और रोबोट्स की या बिल्कुल, और फिर वही रूटीन 1 साल तक चलती रही। एंड फिर 2015 की बात है, फिर 2016 में लाइक मैंने फिर कुछ चीज़ें इस तरह देखी ना कि फैमिली, जैसे मेरे लाइक आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड। मेरे 6 स्टेप ब्रदर्स हैं, मैंने कभी नहीं बताई, किसी भी शो में ये बात नहीं की। 6 स्टेप ब्रदर्स हैं, दे आर वेल ऑफ माशाल्लाह। आई हैव 3 अंकल्स, माई फादर्स ब्रदर, दे आर वेल ऑफ माशाल्लाह। बट जब और इतने सारे फैमिली फ्रेंड्स, बिकॉज माई फादर वॉज अ ग्रेट बिजनेस मैन, सो जिस तरह लोग पीछे हटे एंड यू नो लेफ्ट अस ऑल अलोन, तो थोड़ा हुआ कि व्हेन माई फादर वॉज अलाइव कितने मतलब हाउ दे यूज टू रिएक्ट ऑन दैट टाइम, हाउ दे यूज टू बिहेव, एंड नाउ हाउ दे आर बिहेविंग एज इफ वी आर जस्ट अननोन। सो उस वक्त मैंने अपने आप को यही कहा कि रज़िया, ना आंसू बहाना ना हिम्मत हारना, तुम अपनी फैमिली, अगर तुम्हारी फैमिली को तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो बी दैट सपोर्ट टू योर फैमिली एंड शो अप टू द वर्ल्ड दैट you are the daughter of that man who never gave up in his life. My father collapsed like 3 मरतबा अपनी ज़िंदगी में 0 पॉइंट पे आ गए। सो मैं जब भी ऐसी चीज़ें आती थी कि लोगों ने एकदम से मुंह फेर लिया और रंग बदल लिए, तो मैं ये सोचती थी कि मेरे वालिद साहब भी तो 3 मरतबा अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल 0 पॉइंट पे आए और खड़े हुए, और 0 पॉइंट पे लाने वाले गैर नहीं थे, अपने ही लोग थे। तो फिर जब अपने तकलीफ़ देते ना, तो बहुत तकलीफ़ दे लम्हा होता है। सो Khawateen o Hazrat, I'm so proud, I'm feeling really proud that we have these amazing women in Pakistan. शायद आपकी आज से पहले इनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन द मॉर्निंग स्टार का हमेशा से यही अज़म रहा है कि आपको उन लोगों से, उन रियल हीरो से मिलाया जाए जो कि अपनी ज़िंदगी में वाकई एक तरह दो करके आगे बढ़े। लेते एक छोटा सा ब्रेक में जाएगा। वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। हम एक बार फिर आपको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। आज हम ख़वातीन का आलमी दिन मना रहे हैं और हमारे साथ यहाँ 2 बेहतरीन ख़वातीन मौजूद हैं। हमारे साथ निशा मौजूद है, रज़िया मौजूद है, जिन्होंने वाकई अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए। निशा, मैं आपसे पूछूँगा, प्रेसिडेंट ऑफ ट्रांस प्राइड सोसाइटी, क्या प्रेसिडेंट है, आप क्या क्या कर रही हैं, क्या क्या आपके प्रोजेक्ट्स हैं इस पर? ट्रांस प्राइड सोसाइटी बनाने का मकसद ये था, जब मैं कराची आई थी, मैं रोडों पर भटकी, मैंने बैगिंग की, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी। अगर उस टाइम मुझे कोई इदारा मिलता या गवर्नमेंट फ़ंड करती तो मैं इस तरह रोडों पर दर बदर नहीं होती। ये सोसाइटी बनाने का मकसद ये है कि जो यंग ट्रांसजेंडर्स आ रहे हैं वो इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, एजुकेशन हासिल करें, स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ आएँ। हम उनको शेल्टर देते हैं, 3 टाइम का खाना देते हैं, उनके हम बोचर्स वगैरह जो एजुकेशन कर रहे हैं वो हम सारी चीज़ें अफोर्ड करते हैं ताकि वो सोसाइटी में जाके अपना रोल प्ले कर सकें। वेरी नाइस। आप जो क्लिनिक का बता रही थी, द लेज़र क्लिनिक और द बुटीक दैट यू रनिंग, उसके बारे में कुछ बताएं। आज हमने एक स्टिचिंग शॉप बनाई हुई है, हमने वो ट्रांसजेंडर्स वहाँ हायर किए इन कराची में जो बहुत अच्छी स्टिच करते हैं, फीमेल्स कॉस्ट्यूम सीते हैं। तो हम ऑनलाइन ट्रांसजेंडर्स के लिए ये काम कर रहे हैं, जहाँ पर ख्वाजा सराबी कपड़ा स्टिच करवाते हैं और नॉर्मल लोग भी आकर अपने ड्रेसेस वहाँ पर स्टिच करवाते हैं। इससे ये है कि ख्वाजा सराओं के लिए सोसाइटी में एक अच्छा रोल होगा, लोगों को पता होगा कि सोसाइटी में उनको एक जॉब मिलेगी, वो काम कर सकते हैं जिससे उनका घर चल सकता है, एक इज्जत की रोटी। जी, हम ये उनके लिए ये कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं एक स्किन क्लिनिक चला रही हूँ, जहाँ पर हम ख्वाजा सराओं को ग्रूमिंग करने के लिए
और नॉर्मल लोग भी आते हैं हमारे क्लिनिक पे। ट्रांसजेंडर्स के लिए ये इसलिए किया कि ख्वाजा सराओं के लिए अच्छे क्लिनिक्स नहीं हैं, अगर वो जाते हैं तो उनको सीरियस नहीं लिया जाता, सीरियस नहीं लिया जाता है। ये हमने इस सोच के साथ ये स्टेप लिए। अच्छा, और निशा, अगर ऑल ओवर पाकिस्तान जो ख्वाजा सरा सोसाइटी, अगर वो आपको ज्वाइन कोई करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है? आज देखें कि डिफरेंट सिटीज़ से लोग माइग्रेट करके कराची जब आते हैं तो जब उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती तो वो मुझे रब्ता करते हैं, हमारे शेल्टर होम में आकर वो स्टे करते हैं। जितने दिन उनका मन होता है या उनको रिहाइश नहीं मिलती तो वो स्टे करते हैं। हमारे लिए पूरे पाकिस्तान के ट्रांसजेंडर्स के लिए दरवाजे ओपन हैं। जब उनका दिल करे वो रब्ता कर सकते हैं। हमारे पेज पे मेरा नंबर्स है पेज पर, तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और क्या नाम है आपके पेज का? ट्रांस प्राइड सोसाइटी के नाम से मैंने सोसाइटी आपके पेज का नाम। जी, दैट्स वेरी नाइस, वेरी कमेंडेबल, एंड थैंक यू सो मच कि आप इतना ज़बरदस्त काम करिए। ऑफ कोर्स, क्योंकि वी द कंट्री हैज़ रिकग्नाइज कि ट्रांसजेंडर एक वाकई में हमारे मुल्क का एक अटूट अंग है, एक हिस्सा है जो कि एग्जिस्ट करता है। उनके अब ID कार्ड्स हैं, वो काम भी कर रहे हैं और आज आप देखें इतनी रिस्पेक्टेबल जॉब में भी हैं। रज़िया, आप मुझे एक बात बताएं, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट नेक्स्ट फ्रॉम हियर? अभी कोई इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस हैं, आप ट्रेनिंग दे रही हैं बॉक्सिंग की? नेक्स्ट इज आई एम हेडिंग टूवर्ड्स प्रोफेशनल बॉक्सिंग। मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग अब सोच रही हूँ कि मैं इसके लिए तैयारी कर रही हूँ और इसमें जाना चाहती हूँ। सो आई एम हेडिंग टूवर्ड्स दैट। तो बॉक्सिंग का डिसाइड किया था रज़िया, अम्मी ने कहा होगा पागल हो गई हो, शादी कैसे होगी तुम्हारी, कुछ चोट ना लग जाए तुम्हें? ऑफ कोर्स, जो कि आई थिंक वालदाओं के जो खौफ होते हैं वो तो यही होते हैं। मेरी वालदा इस तरह नहीं थी। मेरी वालदा, मैं एक बहादुर खातून की बहादुर बेटी हूँ तो इस तरह के मेरी डर मेरी वालदा को कभी भी नहीं थे। ये था कि भाइयों को, मेरे भाई भी बहादुर है, बट उनकी एक डेफिनेटली एक बहन को वो मुझे बहन की नज़र से देख रहे थे कि हमारी बहन की शादी किस तरह होगी एंड ऑल। मैंने जब बॉक्सिंग स्टार्ट की थी तो मैंने अपने तीनों भाइयों को एक हफ्ते तक बताया नहीं था। ट्रेनिंग पे जाती थी, अम्मी को पता था, एंड मेरे टीचर हैं सर सैयद शाहिद खान, जिन्होंने मुझे मेंटली मोटिवेट बहुत किया। कोच, मेरे बॉक्सिंग कोच जो हैं वो उस्ताद नौशाद फ़तेह हैं, जिन्होंने मुझे बेहतरीन बॉक्सिंग सिखाई और जिनकी मतलब मैंने इंडिया के सामने खेला है, मैंने काज़िकिस्तान के सामने खेला है। इट वाज लाइक a moment of pride for you and for your family, of course. Yeah, it is. जब मैं नेशनल चैम्पियन बन गई, इसके बाद मैं जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने गई तो मेरे भाई ने मुझसे कहा कि लेट्स गो फॉर द रनिंग रज़िया। मुझे लाइक ग्राउंड में जब मैं तुम्हारे साथ दौड़ता हूँ ना तो मुझे एक बहुत प्राउड फील होता है कि मैं एक चैम्पियन के साथ दौड़ रहा हूँ। सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट। एंड द सेम ब्रदर वाज सो अगेंस्ट व्हेन इनिशियली ही वाज सो अगेंस्ट कि मतलब बॉक्सिंग करोगी, दूसरे फैमिली क्या सोचेगी, खालू क्या सोचेंगे, चाचू क्या सोचेंगे एंड ऑल। तो मैंने कहा जो लोग हमें कभी सपोर्ट करने नहीं आए हमारे बुरे वक्त में, वो क्या सोच रहे हैं उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फ़र्क आप जब अपनी ज़िंदगी को बेहतर करोगे ना तो वो लोग आपको खड़े होकर अप्रिशिएट करेंगे, जिन लोगों की बातों का आपको डर है फ़िलहाल। और ये कितनी सही बात है कि ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। जो लोग जिनकी सोच की आपको इतनी परवाह है, उनको ये भी नहीं परवाह कि आप जी रहे हैं या मर रहे हैं। बिल्कुल, तो हम ये इतना सोच के हम अपनी पूरी ज़िंदगी रज़िया उस तरफ निशा अब लोग डिज़ाइन कर लेते हैं कि ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, और हम अपनी जो ग्रोथ है, अपना जो आगे बढ़ना है वो रोक देते। क्या आपको ऐसा लगता है कि ख़वातीन को अपनी प्रोटेक्शन के लिए बॉक्सिंग सीखनी चाहिए? बिल्कुल सीखनी चाहिए। अब अगर लाइक मैं अभी कुछ दिनों पहले ही मैं एक यूनिवर्सिटी में गई थी तो मैं एक सेल्फ डिफेंस कोई इवेंट था जिसमें सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स बतानी थी लड़कियों को, तो वो खड़े होकर आने की भी हिम्मत नहीं थी उनमें। तो मैंने कहा जब आप में खड़े होने की खड़े होकर आने की हिम्मत नहीं तो अपना मतलब मुश्किल वक्त में अपना डिफेंस कैसे करेंगे आप लोग? उस वक्त तो आपको बहुत हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर ये बात सुन के काफ़ी लड़कियां फिर सीट से खड़ी होकर, काफ़ी सारी लड़कियां सीट से खड़ी होकर रिंग में आ गई थी एंड आई वाज टीचिंग देम द स्किल। एंड देन मैं ये कहूँगी, मैं एक नेशनल टीवी पे हूँ तो मैं कहना चाहूँगी जितनी भी लड़कियाँ हैं और ख़ासकर स्कूल्स में, कॉलेजेस में लड़कियों को फिज़िकल ट्रेनिंग करवाई जाए। जो बेसिक ट्रेनिंग्स हैं, पुशअप, स्क्वाट्स, हाई नीज, थोड़ा बहुत कार्डियो, ये सब करवाया जाए ताकि इन केस इफ दे नीड, मतलब अपने आप को जब उनको डिफेंस करना हो ना तो वो कुछ कर सकें। उनके हाथों में जान नहीं होगी, उनके पैरों में जान नहीं होगी, उनके अंदर ताकत नहीं होगी तो वो क्या डिफेंस करेंगी अपना। इट्स जस्ट दिस, हमारे मुल्क में इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। तो लोग इस पी, जैसे मेरी क्लाइंट है, मैं फिजिकल फिटनेस ट्रेनर भी हूँ, तो मेरी क्लाइंट है, वो कहती है कि अभी मैं पी का मतलब पीरियड तो हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया क्योंकि हमें बाकी चीज़ें भी देखनी है। तो मतलब इंसान अगर फिट नहीं होगा तो हाउ देयर माइंड विल फंक्शन बेटर। एग्जैक्टली, आपको फिटनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि दिमाग बहुत अच्छा चले। और दूसरी चीज़ ये कि
ये बहुत सही बात है कि ख़वातीन को एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म उन्हें पता होना चाहिए, उनको ये साइंस आनी चाहिए। आपने कभी सोचा इस तरफ जाने का सेल्फ डिफेंस के लिए, क्योंकि ख्वाजा सराओं को यूजुअली अब्यूज़ का बहुत सामना करना पड़ता है? मैंने ट्रेनिंग्स ली हैं, लेकिन ख्वाजा सराओं के लिए इस तरह के मौक़े होने चाहिए, क्योंकि ख्वाजा सराओं को एक पिसा हुआ तबका समझा जाता है, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस है। ख्वाजा सराओं के लिए मैं चाहती हूँ कि इस तरह के सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड इस तरह के प्रोग्राम्स हों, ताकि वो अवेयर हों और उन्हें स्किल्स आएँ। अच्छा, आपको लगे कोई ऐसा तालीमी इदारा भी होना चाहिए जहाँ फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए? नहीं, मैं चाहती हूँ कि इनके लिए सेपरेट एजुकेशन नहीं हो, इनको नॉर्मल लोगों के साथ ही पढ़ाया जाए, ताकि इन्हें सोसाइटी में पता हो कि हमारे जी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। जैसे कि देखिए कि मैं अभी कराची यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट ट्रांसजेंडर एमफिल कर रही हूँ, जबकि वहाँ पर मेरा कॉलम ही नहीं है ख्वाजा सराओं का। और ये देखें कि हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट्स का ये हाल है कि अभी तक अवेयर नहीं है। हम एजुकेशन में इतनी आगे आ गई हूँ मैं, और स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कॉलम नहीं अभी तक। लेकिन निशा, लोगों का जनरल रवैया आपके साथ कैसा है? आप तो लाइक यू हैव अ रिस्पेक्टेबल जॉब, आप एक लॉयर हैं, आप हाई कोर्ट जाती हैं, केसेस में डील कर रही हैं, एक जनरल रवैया कैसा है? लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग मेरे साथ सेल्फियाँ बनाते हैं, या मुझे फैमिली केसेस के लिए फ़ीमेल्स आधी आधी रात को कॉल्स करती हैं, एडवाइस लेने के लिए, केस देते हैं। तो मुझे कभी फ़ील नहीं हुआ कि मैं थर्ड जेंडर हूँ। मुझे हमेशा, जब से मैंने 2018 से ये ब्लैक कोट वियर किया है, मुझे बस यही फील होता है कि मैं एक एडवोकेट हूँ और प्रैक्टिसिंग लॉयर। तो क्या आपको कभी ऐसा लगता है, आप प्लीज़ इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कि जो ट्रांसजेंडर्स को जो लुक डाउन किया जाता है, जो अलग समझा जाता है, वो उनकी उन वजूहात की बिना पे किया जाता है कि वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं या भीख मांग रहे हैं? क्योंकि देखिए, आप यू स्टिल ट्रांसजेंडर और आप एक रिस्पेक्टेबल जॉब करें, तो लोगों का जो रवैया आपकी तरफ बदल चुका है। क्या आपको ऐसा लगता है? देखें कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, सोसाइटी ने हमारे लिए किया क्या है? कोई गवर्नमेंट फंडिंग्स नहीं है, हमारे लिए इंस्टीट्यूट नहीं है, हमारे लिए शेल्टर नहीं है, हमें राइट्स नहीं है। अगर हमारे लिए प्रोटेक्शन एक्ट बना दिए गए हैं, उन पे इम्प्लीमेंट नहीं है। हमारे लिए कोटा सिस्टम जॉब्स का नहीं है, हमारे लिए सोसाइटी में कोई वर्क नहीं है। लेकिन आपने आगे बढ़ के बायस तोड़ा, आप आगे आए, आज आप एक लॉयर हैं, एंड आई एम श्योर कि आपको देखने के बाद बहुत सारी जो यंग ट्रांसजेंडर्स होंगे, उनको एक आपने ख्वाब दिया है आगे बढ़ने का। मेरे पास अभी आई थिंक 25 ट्रांसजेंडर्स हैं, वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट में स्किल्स से रिलेटेड भी कोर्स कर रहे हैं, एजुकेशन भी कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि ख्वाजा सरा अवेयर हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अगर लोग उन्हें सपोर्ट करें तो मैं समझती हूँ कि ये एक औरत और मर्द दोनों से ज़्यादा इनमें पावर्स है। और आप उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रही हैं? जी, मैं उनके लिए ये कर रही हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करिए। और इसी तरह के हीरोज़ की हमें ज़रूरत है। रज़िया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपकी स्टोरी सुन के, और निशा आपकी स्टोरी सुन के, ऑफ कोर्स इट्स सच एन इमोशनल मोमेंट, क्योंकि मैं हमेशा अपनी ऑडियंस को यही बताता हूँ कि आगे बढ़ने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए आपको सिर्फ अज़म की ज़रूरत होती है। आप एक बार अज़म कर लें, आपकी नीयत साफ़ हो, तो फिर अल्लाह ताला अपनी सारी जो अच्छाइयाँ हैं वो आपके साथ जोड़ देता है। ख़वातीन और हज़रात, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू रज़िया, थैंक यू सो मच निशा, वी विश यू ऑल द बेस्ट इन ऑल दैट यू आर डूइंग इन लाइफ। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मजा आएगा। वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। ख़वातीन और हज़रात, चलिए चल के देखते हैं एक खूबसूरत गाना, जो कि हुनरमंद ख़वातीन की दस्तकारी और काम की लगन के हवाले से एक खूबसूरत प्रोजेक्ट है। चलिए चल के ये गाना एंजॉय करते हैं। आँख
वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। और हम अपनी कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं आपकी मुलाकात उन एंटरप्राइजिंग खवातीन से कराने में जिनको देख के आप, आपके घर की खवातीन, आपकी बेटियां, बच्चियां जो कि कल पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनेंगी, वो कुछ इंस्पिरेशन लेगी। हमारी एक और दोस्त ने हमें ज्वाइन किया है। शी इज़ अनडाउटेडली द वाटर लेडी ऑफ पाकिस्तान। शी इज़ द चेयरपर्सन ऑफ हिसार फाउंडेशन एंड over almost, I must say, 40 years of experience. My goodness, mashallah. She's traveled 50 countries और वाटर सेक्टर के लिए बहुत काम किया है। मेरे साथ मौजूद हैं तो वेरी प्रिटी सिमी कमाल। टाटा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। मैम, ऑलमोस्ट 40 years of experience, that's a lot। और आज हम, आपको पता है, ख़वातीन का आलमी दिन मना रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, एज अ लेडी, एज अ वुमन एंड एज अ वर्किंग वुमन, क्या मुश्किलात थी जो आपने इनिशियली फेस की अपने करियर में? देखिए, शुरू में जब काम शुरू किया था तो उस वक्त हम लोग जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हुई थी जी, उस वक्त मुझे याद है कि उस वक्त से हम लोगों ने रज़ाकाराना काम करने को सीखा। तो उस वक्त हम अपने फ़ौजी भाइयों के लिए बैठ के चीज़ें बना रहे होते थे। फिर जो वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे सारे कैंप्स में, उनके लिए हम रेड क्रॉस के ज़रिए पता नहीं क्या क्या भेजते थे। तो उस वक्त से ही ये कीड़ा लग गया है कि अच्छे काम करने हैं, कमाना भी है, लेकिन उससे जो कमा रहे हैं उससे बहुत कुछ माशरे को वापस भी देना है। और रज़ाकाराना काम जो है वो तो बस अब घुट्टी में पड़ गया, आप क्या कह सकते हैं। तो ये जो 40 साल का आप जिक्र कर रहे हैं, इस पर मैंने 2 कंपनियां भी बनाई, बहुत सारे नेटवर्क्स बनाए, इंटरनेशनल काम बहुत किया, ग्लोबल तंजीमों के ऊपर भी काम किया, और साथ साथ सब रज़ाकाराना काम भी चलते रहे। तो आपने मुझे वाटर लेडी का खिताब दिया है, वो इसलिए है कि पानी के शोबे में बहुत कम ख़वातीन नज़र आती हैं, अभी भी बहुत कम नज़र आती हैं। और जिस ज़माने में मैंने इसमें काम शुरू किया था उस वक्त तो ख़वातीन बिल्कुल नापैद थी। लोगों के जहन में ये था कि पानी का जो काम है वो पाकिस्तान के कोई 10 इंजीनियर हैं, उनको फ़ैसला करना है कि पानी का क्या होना, और बाकी सब चुप करके बैठे रहें। तो और उनका भी ये ख्याल था कि बस बड़ी बड़ी चीज़ें बनानी है, क्योंकि जो बड़े इंजीनियर हैं वो छोटी चीज़ें तो नहीं बना चुप करके बैठे रहे। मैम, उसके साथ खबरदार मत बोलें, ये भी था। हाँ, ये तो ज़रूर था, और ख़वातीन तो बोले ही ना। बिल्कुल। तो उस वक्त जब मैंने काम शुरू किया, मैं एक जोग्राफिया दान हूँ, और फिर मैंने जब पानी के सेक्टर में काम शुरू किया तो बिल्कुल ख़वातीन नज़र नहीं आती थी, पाकिस्तान में भी नहीं और जगहों पे भी नहीं। तो ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप एक बहुत बड़ी तंजीम है जिसकी फाउंडर्स में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी शामिल है, और ये स्वीडन में है और ये पूरी दुनिया में काम करती है। तो उनके एक साउथ एशिया में भी एक ग्रुप था। तो जब मैं पहले उस पर मैंने काम शुरू किया तो मैं वाहिद खातून थी, और उसके अलावा सारे मर्द थे, और वो मुझसे 20-25 साल बड़े थे, सब के सब। तो वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा कि किस तरह से अपनी बात मनवानी है, किस तरह से जो वो मसले जो ख़वातीन और पानी के मुतालिक हैं उनको कैसे टेबल पे लेकर आना है। और ये स्ट्रगल तो आज भी है कि ख़वातीन को जहाँ पे फ़ैसले होते हैं वहाँ पे कैसे लाया जाए। अब अपने मुल्क की तरफ आ जाइए, यहाँ पे अब पाकिस्तान की वाटर पॉलिसी बन चुकी है, जिसमें जो वो पूरा एक उसका एक अमल रहा, जिसमें लोगों से मशवरा भी किया गया। उसमें कहीं इक्का दुक्का ख़वातीन नज़र आती थी, 1-2 जगह तो मैं खुद ही विदाउट इन्विटेशन पहुँच गई थी। ठीक है, ये इस वक्त है कि जब मुझे इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं पानी के ऊपर, लेकिन अपने मुल्क में कोई घस नहीं डालता। तो फिर क्या हुआ, अब जब सिंध में वाटर पॉलिसी बन रही थी तो किसी ने मुझे अलर्ट किया कि वहाँ पे सब बन रही है, तस्वीरें भेजी, कोई 30-40 मर्द हजरात बैठे हैं, एक भी खातून नहीं है। तो मैंने कहा भाई, मैंने फिर एक कैंपेन शुरू किया ट्विटर के ऊपर अपनी कॉलीग्स के साथ। हमने कहा कि भाई इतनी ख़वातीन मौजूद हैं, बात ये होती है कि वो कहते हैं ख़वातीन है कहाँ, वाटर सेक्टर में तो कोई ख़वातीन ही नहीं है। तो हमने एक ट्विटर कैंपेन शुरू किया, 30 ख़वातीन तो हमने उनको 1 महीने के अंदर बता दी, 1 a day, कि दीज आर ऑल वुमेन। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये खातून, देखिए टोकनिज़म की बात नहीं है। चाहते ये है लोग कि अगर, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है, तो 1-2 ख़वातीन को बिठा दें, लेकिन वो खामोश रहें तो बेहतर है। जो प्रोफेशनल ख़वातीन हैं इस सेक्टर में, क्लाइमेट चेंज में, पानी में, माहौलियात में, उनको तो लाना ही नहीं है। लेकिन अब माशाल्लाह इतनी ख़वातीन पैदा हो गई हैं, हमारे वाटर इंस्टीट्यूट्स बन गए हैं। एक मेहरान यूनिवर्सिटी में है, एक लम्स में है, एक एरिंडी यूनिवर्सिटी में हम खुद बना रहे हैं जिसका नाम है पंजवानी हिसार वाटर इंस्टीट्यूट। यूनिवर्सिटीज़ में अब 50% और उससे ज़्यादा 60-70% ख़वातीन होती हैं, लेकिन बाद में वो आती नहीं है, में वो जिसे कहते हैं फील्ड मेन स्ट्रीम में नहीं आती, नज़र नहीं आती। लेकिन आपको ऐसा लगता है मीडिया ने आपका कभी साथ दिया हो
आपको ऐसा लगा हो कि ख़वातीन को सामने लाने में मीडिया बड़ा साथ देता है? आई थिंक मीडिया ने इस पे काफ़ी कुछ काम किया है। मैं तो ये कह सकती हूँ क्योंकि अब ख़वातीन बहुत नज़र आती हैं, लेकिन अगर हम अपने आजकल के जो खेल हैं टीवी पे हो रहे हैं उसमें देखें तो वो तो बहुत रिग्रेसिव हैं। जो मुझे याद है कि हमारे ज़माने में जो प्लेज होते थे और जिस तरह के रोल मॉडल सामने आते थे, अब वो काफ़ी रिग्रेस कर गए। लेकिन ऑन द होल मेरा ख्याल है कि मीडिया में काफ़ी उसकी भी एक वजह है क्योंकि मेरा ड्रामा इंडस्ट्री से ताल्लुक है। मैं डिफेंस मोड में मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले स्क्रिप्ट लिखे जाते थे और अब आजकल नॉवेल्स पे कहानियाँ बना दी जाती हैं, तो नॉवेल्स वही हिट होते जो बेचारी खातून को लेके। लेकिन TV 1 के जो ड्रामे हमेशा से एक फोकस तौर पे ऐसे रहे हैं कि ख़वातीन को उसमें एम्पावर्ड दिखाया जाए और उसमें दिखाया जाता है कि ख़वातीन सब कुछ अचीव कर सकती हैं जो कुछ भी वो अचीव करना चाहती हैं। सीमा साहब, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, जिस तरह अभी आप बता रही थी कि उस वक्त ख़वातीन बिल्कुल ना पहनती, उस वक्त कुछ इस तरह की इंटिमिडेशन आप फेस करती थी या कोई इस तरह एनीबडी ट्राई टू डिम योर लाइट कि यार तुम क्या कर पाओगी, बेहतर है कि कुछ पढ़ लो, कहीं बाहर चले जाओ? देखिए, दोनों तरह की बातें होती हैं, ओके, और हुई मेरे साथ। एक तो ये हुआ कि उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी खातून आ गई है और मैं बहुत यंग थी, मुझे लड़की कहा करते थे, और ये बड़ी अक्लमंद है और इसकी बातें सुनने के काबिल है। तो एक तरह से मुझे एक प्लेटफॉर्म भी मिला, जो सही बात है वो करनी चाहिए। दूसरी तरफ ये था कि कुछ लोगों ने मुझको सीरियसली नहीं लिया, वो तो आज भी नहीं है। आज भी मेरा ख्याल है हम सबका ये एक्सपीरियंस रहा है कि हम लोग अपने इदारों के टॉप पे, हमने इदारे बनाए हैं और इतना कुछ किया है, लेकिन बात वहाँ पे होती है कि जब 4 मर्द बैठते हैं तो वो यही सोचते हैं कि बस ठीक है इनकी बात सुन ले, लेकिन इनको क्या पता, ठीक है, ये होता है। और अभी भी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो मेरे अगर क्रेडेंशियल्स देखें तो मेरे शायद क्रेडेंशियल्स अगर उनसे ज़्यादा नहीं है तो बराबर तो होंगे, लेकिन बात यह है कि ये तो खातून है, चलो थोड़ा बहुत इन्हें पता होगा। लेकिन ये कि जब हम इतने बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं उसमें क्या ज़रूरत है, ठीक है इनसे कहेंगे पॉलिसी का कुछ हिस्सा लिख दें, लिखती अच्छी है। तो इस तरह से ये एक आम तरह से जो लोगों का ख्याल है, आज तक ये प्रॉब्लम है, आज तक है ये, हाँ, लेकिन और ये कितने अफसोस आज तक है। लेकिन देखिए बहुत से, मैं ये नहीं कहूँगी कि हमें हर मर्द ही ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छे कॉलीग्स मिले हैं जिन्होंने मेरे साथ जो हमारे कराची साथ दिया है, जो कराची इंटरनेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस हमने इस्टेब्लिश किया है एज अ ग्लोबल फिनोमेना, उसमें बहुत से हमारे दोस्त शामिल हैं, हमारे हिसार फाउंडेशन के बोर्ड मेंबर शामिल हैं, स्टीयरिंग कमेटी मेंबर्स शामिल हैं। तो ये सब तो है, इन्होंने जाहिर है जब सब साथ देते हैं तभी आगे बात चलती है। लेकिन मैं ये नहीं मानती कि अगर मर्द चाहेंगे तभी होगा। औरतों को खुद आगे आना चाहिए, लड़कियों को खुद आगे आना चाहिए और खुद अपना लोहा मनवाएं और खुद अपने काम से अपना जो कहते हैं ना अपनी ताकत दिखाएं, अपने काम को अपनी ताकत बनाएं। अच्छा मैम, ऑन अ पर्सनल नोट, ये मेरा सवाल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ऑल द लेडीज़ हियर। ये जब कह रही थी ना कि चलो एक मीटिंग में बैठे हुए जहाँ 4 मर्द हजरात और ख़वातीन भी है तो इनकी सुन लो या चलो कुछ लिख पा लो, आपके ख्याल से आने वाले सालों में, अमीना मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको लगता है कि आने वाले सालों में ये जो तरीक़ाकार है ये बदलेगा? मेरे ख्याल में बदलेगा, और इसकी वजह ये भी है कि अब उनने एक जो लॉ बनी है SECP की कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कि हर बोर्ड पे एक औरत का बैठना लाजमी है। और कम से कम अभी शुरुआत तो हुए, एक नहीं, मैं आधा बोर्ड औरतों का होना चाहिए, लेकिन कम से कम शुरुआत तो हुई है। और इसी तरह अगर ये करते जाएं तो मेरे ख्याल में बेहतरी आएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो औरतें बोर्ड पे बैठती हैं उनको फिर पूरा भरपूर तरीके से हिस्सा लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ये नहीं कि बस वो एक डमी बन के बैठ जाएं या वही टोकनिज़म हो। और मेरा ये ख्याल है कि करती हैं, तैयारी करके आती हैं, बोर्ड पे बैठ के अपना जो भी उनका ख्यालात हैं वो उनका इजहार करती हैं। अच्छा तैयबा, आपको बैंकिंग से ताल्लुक़ है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यू मस्ट बी इंटरेक्टिंग विद अ लॉट ऑफ न्यू पीपल एंटरिंग बैंक्स, फ्रेश ग्रेजुएट्स, क्या उनका एटीट्यूड भी इसी तरह का है जिस तरह अभी सीमी मैम कह रही थी? I think so far though she is absolutely right, and I perhaps was saying the same thing. So far that's what we have experienced and observed, but probably the new generation is a bit different. There are actually at the intake also, at the entry level there are more girls now. So if you look at the if you for example look at the number of women in higher ranks in any especially in banks, so there are less women in higher ranks, very few women, and at the bottom end of the pyramid there are lots of girls. So there's a lot of women entering the workforce now, which means that in the next 5 to 10 years
it will be There'll be a top different. key positions. It will be exactly. There will be more women obviously going to the top, and naturally when this happens, then they will pull everybody up. Probably they will pull up. People will feel more inclusive. They will want to include more women in decision making also. लेकिन मेरा जो सवाल था कि आपको लगता है कि मर्द हजरात का जो एक तरीका कार है वो बदलेगा इस तरह? मेरा ख्याल है जब ज़्यादा औरतें होंगी ना, ज़्यादा फीमेल वर्किंग वुमेन वर्किंग अराउंड देम, तो डेफिनेटली दे विल हैव टू चेंज देयर वेज. अगर एक कमरे में आधी वुमेन और आधे मेन डिसीजन मेकर्स हैं, जैसे बोर्ड की बात की मैम ने, तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि बोर्ड का ये शुरुआत हुई है. जो आई ऑल्सो एक्चुअली एम ऑन अ फ्यू बोर्ड्स ऑल्सो एट द सेम टाइम. तो उसमें ये एक बहुत अच्छी चीज़ की SCCP ने. इसी तरह स्टेट बैंक ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया है. स्टेट बैंक इज टेलिंग बैंक्स कि आपने 2023 तक अपनी वर्कफोर्स पे इतने नंबर ऑफ वुमेन को इंडक्ट करना ही करना है. एंड नॉट ओनली दैट, स्टेट बैंक इज सेइंग कि आपने इंडक्ट ही नहीं करना, you have to let them grow. You have to make them grow, you have to take them up the career ladder. तो अब जब ये होगा, जब if women is a boss, then people have to hear her out. Absolutely. तो अगर ऊपर जाएंगी तो फिर naturally they will make impact, they'll make change for sure. अच्छा सीमी कमाल साहब, मुझे आप एक बात ही बताइए कि कभी भी एक clash of ideas होता है या arguments होते हैं on the table, you know, regarding work also. Have you ever faced कि एक argument सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि you know a man wants to win and it's actually the gender war happening rather than the argument? आपको कभी इस बात का एहसास होता है? तो अगर हो जाता है, how do you get out of it? कभी कभी होता है, लेकिन अब जो पिछले अगर मैं 40 साल की बातें करूं तो वो इसमें भी तब्दीली आई है. ठीक है. और ऐसा होता है कि जब मर्द बात करते हैं ना तो वो दे टॉक डाउन टू वेमेन. ओके. तो वो थोड़ा मैंने देखा है कि उसमें अगर ऐसा वो अभी भी होता है तो उसमें फिर जब औरतों को चाहिए कि वो जैसा मैंने कहा अपना लोहा मनवाएं, आप उनको अपने काम के बारे में बात करें. और लेकिन इससे निकलने के 3-4 तरीके हो सकते हैं भाई, कि आप इग्नोर करें. एक तो है कि आप इग्नोर करें और आप अपनी बात करते ही चले जाएं, या फिर आप उन्हें कन्फ्रंट करें. तो उनको जब कन्फ्रंट करें तो ये मत कि आप मर्द हैं और मैं औरत हूँ लिहाजा आप मुझसे ऐसी बात कर रहे हैं, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा. आप अपने काम की बात करें, यानी उन जो भी वो कर रहे हैं, बकवास अगर कर रहे हैं, आप उस बकवास को तोड़ें. That is so direct. आप उस बकवास को तोड़ें, क्योंकि बकवास होती है कभी कभी, उसको तोड़ें. और औरतों को अब जो ख़वातीन अपने प्रोफेशन में बहुत आगे निकल गई, उनको ये सब करना आता है और ये वो बहुत आसानी से करती हैं. मैं ये कहूँगी कि ये जो सदी है ये औरतों की सदी है और इसको हम सबको समझ लेना चाहिए. इसलिए कि जो माहौलियात में तब्दीली हो रही है, जो मौसमी तब्दीली आ रही है, उससे गुज़रने और उससे समझ लीजिए उसको अपने साथ रख के जीने का जो सबक है वो औरतों को आता है. ठीक है. जिसमें आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार करनी होंगी. कम खाने पे गुजारा करना होगा, मिल बांट के रहना होगा, एक दूसरे की मदद करनी होगी. औरतों को ये करना आता है. ठीक है. और ये सदियों से करती चली आ रही हैं. अब आप सुनते होंगे कि ये औरतें जो हैं वो आपस में लड़ती हैं, सारे मसले इसीलिए होते हैं. लेकिन ये बात है जो मर्दों ने मशहूर की हुई है. असल में अगर आप देखें, हमारी अगर आप एक्सटेंडेड फैमिली को भी ले लें तो इसमें क्या होता है, किस तरह से औरतें एक दूसरे के बच्चों को देखती हैं. ठीक है. अगर एक खातून के हस्बैंड के पास नौकरी नहीं है तो किस तरह से दूसरी औरतें उसका साथ देती हैं, ये बातें तो हम देखते ही नहीं हैं. ठीक है. तो ये इस तरह से जो ज़िंदगी गुजारने का जो राज है वो औरतों के पास है. और मेरा ख्याल है कि इन तब्दीलियों के साथ उनकी ये सारी जो उनके स्किल्स हैं वो सब सामने आएंगी और उनकी जो सोच का अंदाज़ है वो सामने आएगा. और इसलिए हमें समझ लेना चाहिए कि इसके लिए तैयार रहना चाहिए. ठीक है. औरतें, मेरा ख्याल है औरतें तैयार हैं. अभी आप देखिए उन मुल्कों में जहाँ पे औरतें वज़ीर आज़म थीं या प्रेसिडेंट थीं या जो भी जिस तरह से बागडोर उनके हाथ में थी, वहाँ पे कोविड में क्या हुआ आप देख लीजिए ना. इंडिया में देख लें, केरला स्टेट में क्या हुआ, वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल कंट्रोल कर लिया. वहाँ पे एक खातून है जो टीचर है और वो बिल्कुल उनकी लोअर कास्ट के खातून है, वो वहाँ की चीफ मिनिस्टर थी, तो उन्होंने उसे कंट्रोल कर लिया बहुत बेहतर तरीके से. और भी हमने न्यूजीलैंड में देखा है, आइसलैंड में देखा है और जगहों पे देखा है. और अब तो पार्लियामेंट्स में भी ख़वातीन बढ़ती चली जा रही हैं. और ये हम सबको पता है कि वो पार्लियामेंट जहाँ पे 50% औरतें सबसे पहले बनी थी, वो यूरोप का कोई मुल्क नहीं था, वो अफ्रीका का एक मुल्क था. ठीक है. और अफ्रीका का नहायत गरीब मुल्क था. और वहाँ पे जब ये जब तब्दीली आई, उसके बाद उन्होंने एक चीज़ आपको सुन के खुशी होगी, सारी प्लास्टिक उन्होंने ख़त्म कर दिया और सक्सेसफुली ख़त्म. प्लास्टिक बैग्स और ये सब उन्होंने
ख़त्म कर लिया, उस पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया। Very nice. तो ये कुछ हमारे पास हम तो एविडेंस है। अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए। अब अमीना सईद साहब, आपका ये पब्लिशिंग इदारों से बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। जेंडर गैप के ऊपर जो किताबें होती थी या इस तरह की जो किताबें होती हैं जहाँ बताया जाता है कि क्वालिटी होनी चाहिए, उनका रिस्पॉन्स कैसा रहा हमारी ऑडियंस में? मेरे ख्याल में बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उनकी जो ऑथर्स थी वो बहुत काबिल थी। और डॉक्टर फौजिया सईद ने जो किताब लिखी थी टैबू, और अब उनकी एक नई किताब आने वाली है, उसका नाम है टैपेस्ट्री। तो वो यही औरतों की जो स्ट्रगल रही है 75 साल से, बल्कि पाकिस्तान से 4-5 साल पहले, पिछले 80 साल से, और क्या उन्हें स्ट्रैटेजीज़ अपनाई हैं अपनी स्ट्रगल में ताकि उनको एजेंसी मिले। तो ये किताबें बहुत मकबूल होती हैं। अभी शरी रहमान की भी किताब आई है, वुमेंस प्लेनिंग, वो भी बहुत पॉपुलर हुई है। और मेरे ख़्याल में वैसे हर यूनिवर्सिटी में विमेन स्टडीज़ डिपार्टमेंट नहीं है, और होना चाहिए, मेरे ख्याल में होना चाहिए ताकि वो एहसास बढ़े। और ये नहीं कि सिर्फ औरतें वो करें, मर्दों को भी, वो मर्द स्टूडेंट्स को भी। मेरे ख्याल से एक जो इक्वालिटी की हम बात करते हैं मैम, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो हम लोग करते हैं बहुत ग्रोथ के बड़े टाइम बाद। आई थिंक ये बहुत बेसिक लेवल पे, बच्चों के लेवल पे ही बता देना चाहिए। आई थिंक बाय द टाइम चिल्ड्रन आर एडल्ट्स, तब उनको एक चीज़ पता हो कि दैट वी आर इक्वल। हमें बहुत बड़े होकर पता चलता है कि अरे इक्वालिटी से ट्रीट करना है। बचपन में एक सुपीरियर जो एक तरीका कार होता है बेटों की तरफ, आई थिंक उसको हमें थोड़ा सा टेपर डाउन करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ें, सीमी कमाल साहबा ने बड़ी मज़े की बात की कि ख़वातीन से लड़ती रहती हैं, और ये बात मर्दों ने मशहूर की भी। एक जोक आपको सुनाता हूँ, ऑल इन गुड ह्यूमर एंड ऑल इन गुड फेथ, के दो ख़वातीन होती हैं, उनको जेल हो जाती है फॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। तो दे आर लॉक्ड अप इन अ सेल टुगेदर। जब वो आज़ाद होती हैं तो बाहर निकलती है, कहती है ओके बहन, बाकी बातें हम फ़ोन पे करेंगे। तो ख़वातीन की जो बातें हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती, बट ऑल इन गुड फेथ खुदा का ख़त्म नहीं होती। और शुक्र खुदा का कि वो बातें करती हैं, वो एक दूसरे को मारने कूटने पे नहीं आ जाती। मुझे लगता है कि पंच बहुत जल्द यहाँ तक पहुँच जाएगा। अमीना सईद साहबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया। यू एडेड अ लॉट ऑफ कलर टू द शो। ख़वातीन और साथ हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मच जाएगा। वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार एंड वी आर इन कंपनी ऑफ दीज अमेजिंग पाकिस्तानी वुमेन, जो कि हमारे लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है। सीमी कमाल साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर नुज़त मौजूद हैं और तैयबा मौजूद हैं। डिफरेंट सेक्टर्स हैं, अपनी फील्ड्स के हीरोज़ हैं। सीमी कमाल साहबा से मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा। सीमी, मुझे एक बात बताओ, व्हेन यू वर अ चाइल्ड और जब आप स्कूल जाते थे, तो आपका इसी तरह का अज़म था कि आई वांट टू बी अ करियर वुमन और मुझे यही वाली चीज़ें टेकअप करनी है, या तब कुछ भी नहीं पता था? बिकॉज व्हाइल यू आर ग्रोइंग अप, जब आप छोटे होते तब तो दिमाग इतने डायरेक्शंस में होता है, फिर घर वालों की एक सोच बिल्कुल एक फोर्स की तरह आपके पीछे लगी हुई होती है। मुझे याद है कि जब हम लोग बहुत छोटे थे, आई थिंक क्लास 2 या 3 में होंगे, तो पूछा गया कि तुम लोग बड़े होके क्या बनोगे? तो उसमें से मेरा ख्याल है सिवाय एक लड़की के सब ने लिखा कि हम एयर होस्टेस बनेंगे और एक लड़की ने लिखा कि मैं टीचर बनूंगी। मैंने कहा ये क्यों एयर होस्टेस बनेंगे? क्योंकि उस ज़माने में हम लोग देखते थे कि वो इतनी स्मार्ट लगती थी, वो जो एयर स्टुअर्डेसेस होती थी, और एयरपोर्ट पे जाते कम लोग ट्रैवल करते थे, तो देयर वाज सो मच रोमांस अराउंड ट्रैवलिंग। तो हम सब ने कहा, तो खैर वो तो मेरा एक जो शौक़ था वो पूरा हो गया, क्योंकि ट्रैवल करने का अल्लाह ने बहुत मौका दिया है, तो इतने मुल्कों में जाके देख चुके हैं। लेकिन जब मैं तो और थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे प्रोफेसर बनने का बहुत शौक़ था, और मैं चाहती थी कि मैं किसी यूनिवर्सिटी में जाऊँ, फिर मैं पढ़ाऊँ और मैं प्रोफेसर बनूँ और चश्मा लगा के, और फिर मैं सब जगह। खैर वो प्रोफेसर तो मैं नहीं बन सकी, लेकिन लिखने पढ़ने से काफ़ी कुछ रहा। फिर मैं जब 19 साल की थी तो फिर मैं कैम्ब्रिज चली गई सीधे A-levels करने के बाद। तो वो मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मेरा ये ख्याल था और मैं बहुत चाहती थी, जाहिर है कि वो मिडिल क्लास फैमिली थी, कहाँ पे इतना सोच सकते थे आगे। बहरहाल ये मेरा एक ख्वाब था। मेरे वालिद साहब ने भी मेरी बहुत उसमें मदद किया, हालांकि बड़े मुश्किल हालात थे उन दिनों में। और मुझे याद है कि कुछ लोग थे ख़ानदान में, वो एक पूरा एक ग्रुप बना के मेरे दादा के पास गए और उनसे कहा कि देखें ये भाई साहब को समझाएं, ये लड़की को बाहर भेज रहे हैं पढ़ने और क्या है। वो सुनते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा सुनो, अगर तुम लोगों में इतनी अक्ल होती तो तुम लोग भी चले जाते कैम्ब्रिज। जो मेरे दादा जो थे वो शायर भी थे और
फ़लसफ़ी भी थे और बहुत कुछ उन्होंने कई ज़बानों में लिखते भी थे। तो ये सब जो लोग जब होते, मेरी खाला जो थी वो खुद PhD करके आई थी यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा से, और आई थिंक उन्होंने 1.5 साल में PhD कर ली थी या 1.25 साल में, कोई रिकॉर्ड उन्होंने बनाया जो आज तक शायद टूटा नहीं। फिर वो भी जोग्राफिया दान थी, फिर वो कराची यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी बनी, तो उनसे भी मैंने बहुत इंस्पिरेशन हासिल की। तो फिर इसी तरह से वहाँ फिर मैं पढ़ने चली गई। फिर मेरा इरादा फिर भी ये रहा, PhD करने की मुझे एडमिशन मिला था लेकिन मैं नहीं कर पाई, कुछ ऐसे हालात थे, मुझे वापस आना पड़ा। फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन फिर मैंने अपना करियर जारी रखा। मेरी पहली कंपनी जब मैंने बनाई थी, आई वॉज 29 years old जब मैंने सेट अप रास्ता डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स, और वो बहुत तेज़ी से बढ़ी, बहुत सालों, तो वो अभी भी है। लेकिन फिर उसके बाद मैंने और काम किए, फिर मेरा इंटरनेशनल काम बहुत बढ़ गया। फिर जेंडर इक्विटी प्रोग्राम की मैं रही, जिसमें हमने ख़वातीन के लिए कोई $40 million का प्रोजेक्ट था। वो हम लोगों ने दिल खोल के पाकिस्तान में ख़वातीन की तंजीमों की मदद की, और वो विमेन स्टडी सेंटर्स को सपोर्ट किया, गवर्नमेंट के इदारों को किया, नेशनल कमीशन को किया। फिर पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फ़ंड में देयर वाज अ ह्यूज फंड, उसमें भी बहुत हम लोगों ने जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का काम किया। तो मैं खुश हूँ कि ये सब मैं कर सकी, और अब ज़्यादा काम मेरा रज़ाकाराना है। अब हम ये एक वाटर इंस्टीट्यूट बना रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो पानी के मसाइल हैं उनके सही हल निकाले जाएँ। तो बचपन से जो ख्वाब थे कुछ पूरे हो गए, कुछ नहीं हो पाए, शायद कुछ हो जाए, कुछ नए ख्वाब बन गए रास्ते में। और मेरे ख्याल से नए ख्वाब बनते रहने भी चाहिए। लेकिन मैम अभी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यंग पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगी बच्चों की तरफ? किस तरह का रवैया, किस तरह का एक उनका, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत हमारे बड़े होने से पहले ही हमें ख्वाब दे देते हैं कि तुम्हें तो ये बनना है और तुम्हें तो ये करना है, और उनको अपना पाथ चूज़ करने नहीं देते। आप दुरुस्त कह रहे हैं, ऐसा ही होता है। मैं शायद बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे साथ और मेरी बहनों के साथ शायद ऐसा नहीं हुआ, और फिर हमने अपने बच्चों के साथ भी ऐसा नहीं किया। अगर आप देखें और सोचें तो बच्चे कुछ ना कुछ अपने माँ बाप से ज़रूर लेते हैं। बिल्कुल सही। तो अब एक बच्चा है मेरा जो सबसे बड़ा बच्चा है, वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आया है, और वो इस तरह से एक एशिया डेवलपमेंट बैंक में काम करता है। मेरा दूसरा बेटा है वो फिल्म मेकर और स्क्रीन राइटर है। जो मेरी बेटी है वो उसने विमेंस राइट्स जो है वो लिया है, वो PhD कर रही है। तो यही होता है कि कुछ बच्चे कुछ लेते हैं आपसे, और कुछ ख्वाब आपके बच्चे आपके लिए पूरा करते हैं। कुछ आप जिनको पढ़ाते हैं और सिखाते हैं और मेंटर करते हैं, कुछ आपके ख्वाब वो लोग पूरा करते हैं। तो इसी तरह से चीज़ें आगे बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन एक ये भी तो बात है कि जब व्हेन यू हैव साइंटिस्ट इन फैमिली, प्रोफेसर्स इन द फैमिली, और जब आपके पास मतलब इतने लिटरेरी लोग होते हैं, तो अपने एक बच्चे को फिल्म लाइन में भेजने के लिए तो बड़ा जिगर चाहिए। लेकिन इसका आप जो बात कर रहे थे वो ये है कि जो बच्चे जो उनका ख्वाब है उन्हें पूरा करने दें। हो सकता है कि उनको उस रास्ते पे मुश्किलात हों, उनको स्ट्रगल करनी पड़े, तो उन्हें करने दें। तो वो लोग स्ट्रगल से ही कुछ हासिल करते हैं। और लेकिन मैंने तो ये देखा है कि इस वक्त जो मेरी दोस्तों के और मेरे रिश्तेदारों के भी बच्चे हैं, वो नई नई चीज़ें कर रहे हैं, बहुत नई चीज़ें। लेकिन अभी भी ज़्यादा प्रेशर यही होता है कि तुम डॉक्टर बनो, या तुम इंजीनियर बनो, या तुम लॉयर बनो, और ये भी होता है कि कमाने का रास्ता जल्दी से पैदा करो। लेकिन बहुत से बच्चे हैं उनका ये गोल नहीं होता कि वो मिलियंस कमाएं, उनका गोल होता है कि वो कुछ और हासिल करें, या कुछ आर्ट करें, या कुछ बनाएं। मुझे ऐसा लगता है मैम कि आई थिंक अपनी ज़ात की खुशी बहुत इम्पोर्टेंट है, और आई थिंक जब आप अपना करियर अपने शौक में बनाते हैं तो यू पुट योर हार्ट इनटू इट, एंड व्हेन यू पुट योर हार्ट इनटू इट तो आई थिंक आप एक्सेल करते हैं और कामयाबी अच्छे थे। बहुत शुक्रिया सिमी साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया, एंड ऑल दैट यू टोल्ड आवर ऑडियंस, जो भी आपने हमसे शेयर किया इज़ वेरी वैल्यूएबल। ख़वातीन और हज़रात, लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। ख़वातीन और हज़रात, बेटी की पैदाइश नहूसत या ज़हमत नहीं बल्कि खुदा की रहमत है। चलिए चल के बेटी की पैदाइश के हवाले से एक जश्न देखते हैं। सोनी रब की तू निशानी,
गुड़िया रानी बिटिया रानी, सोने रब की तू निशानी। हमारे अंगना में चंद्रमा आयो रे, हमारे अंगना में, हमारे अंगना में चंद्रमा आयो रे, नीली छतरी ने ए दिन दिखायो रे, हाय हमारे अंगना में दुख मैया के सारे बटायो रे, बिटिया रानी की खुशियाँ दिखायो रे, हमारे आंगना में। बेटी जन्नत है, मन की रौनक है। बेटी जन्नत है, मन की रौनक है। खुशबू जाना रब की रहमत है। हमारे अंगना में चंद्रमा आयो रे, हमारे अंगना में, हमारे अंगना में चंद्रमा आयो रे, नीली छतरी ने ए दिन दिखायो रे, हाय हमारे अंगना में। नसीबों वाली तू बिटिया रानी, घर अंगना में ओ महकती डाली। बेटी जन्नत है, मन की रौनक है। बेटी जन्नत है, मन की रौनक